हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्लस इसमें PYQs पे ज़्यादा फोकस होगा। देखो यार, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं। तो इसे जितना हो सके, मतलब इतने दिनों में आपसे जितना हो सके उतना करो, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मेरे से हो पाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने मैंने इस PDF में इंक्लूड कर दिए हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, छूट गया होगा या फिर और भी लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट मिलता है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दूंगा। तो बस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को 2x 1.5x पे भी देख सकते हो सकता है काफ़ी धीरे मतलब मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में चीज़ों को, ठीक है ना। आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज़ इसेंशियली एन अप्लाइड फील्ड दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बिजनेस मैनेजमेंट। देखो, जो प्रैक्टिकल बिजनेस मैनेजमेंट होता है, ठीक है, और हमारी इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है, इन दोनों के बीच का गैप जो होता है, इसे ब्रिज करता है। ब्रिज करने का मतलब है इसे फुलफिल करता है, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो कम करता है। कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब है, जब आप बिजनेस मैनेजमेंट के टर्म्स, बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, उसको जब आप इकोनॉमिक्स के थ्योरी से मिला देते हो, तो वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स ही, तो बस वही हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक कंज्यूमर, फर्म्स, मार्केट। देखो, हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक इंडिविजुअल के बारे में पता लगाता है, ठीक है। जब आप इंडिविजुअल की एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हो, उसके बिहेवियर के बारे में जानते हो, फोकस करते हो उस पर, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। और अब वहीं अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये सबको, इकोनॉमी को पूरा होल, मतलब पूरी इकोनॉमी की बात करता है। माइक्रो किसकी बात करता है? वो बात करता है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की, और मैक्रो बात करता है पूरी इकोनॉमी की, ठीक है। डीलिंग विद कॉन्सेप्ट लाइक GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम मैक्रो में पढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस द प्रिंसिपल्स एंड टूल्स ऑफ बोथ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स। इट प्राइमरली uses microeconomics principles such as cost analysis, pricing strategies, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट इट्स फाउंडेशन। देखो, होता क्या है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो माइक्रो की भी कुछ चीज़ें यूज़ करता है और मैक्रो की भी कुछ चीज़ें यूज़ करता है, ताकि वो जो प्रैक्टिकल हमारे रियल वर्ल्ड लाइफ में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके। बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द मैक्रो इकोनॉमिक्स फोरकास्ट लाइक interest rates on inflation to make strategic managerial decisions, making it decision oriented। एंड तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड है, ऐसा सब्जेक्ट है कह सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में हमें देखने को मिलता है। माइक्रो का भी मिक्स है ये, माइक्रो के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होते हैं और मैक्रो के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होते हैं, ताकि जो भी डिसीजंस है वो अच्छी तरीके से लिया जा सके, इकोनॉमिक थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए और प्रैक्टिकल बिजनेस मतलब प्रैक्टिकल रियल लाइफ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? टाइप्स ऑफ मार्केट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, फिर PYQs आपको PDF के एंड में मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन वो होता है, सॉरी, कंपटीशन मार्केट वो होता है जिसमें मार्केट के अंदर अच्छा खासा कंपटीशन हो। अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इज अ थियोरेटिकल आइडियल वेयर कॉम्पिटिशन इज़ एट हाईएस्ट पीक। मतलब वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। आपके एरिया में अगर नूडल्स बेचने वाले होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शॉप होगी, एक रेस्टोरेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा होंगे। इट इज़ डिफाइंड बाय सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, भाई सेलर्स भी ज़्यादा है और बायर्स भी ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है, बायर्स तो हर जगह ज़्यादा ही होते हैं जनरली, बट यहाँ पे सेलर्स भी ज़्यादा है, तभी तो मार्केट कॉम्पिटिटिव बना हुआ है। There are so many participants that no single buyer or seller has the power to influence the market price। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर। इससे क्या होता है कि एक भी ऐसा नहीं होता है कि कोई एक सिंगल सेलर
मान लो अगर आपके एरिया में सिर्फ एक चौमिन वाला है, ठीक है, एक चौमिन वाला है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बेच सकता है, अपनी मर्जी से वो 20 रुपये भी ले सकता है एक प्लेट का, अपनी मर्जी से वो 30 रुपये भी ले सकता है। तो प्राइस क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, तो साथ में मिलकर अपना प्राइस सेट करना पड़ता है, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ऑल फर्म्स सेल प्रोडक्ट दैट आर आइडेंटिकल एंड परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। एग्जाम्पल, प्लेन सॉल्ट, बेसिक कॉमोडिटीज। मतलब कहने का मतलब है होमोजीनियस का कि एक तरह ही आइडेंटिकल, मतलब सेम सिमिलर से प्रोडक्ट सारे ही जो भी सेलर्स होते हैं, फर्म्स होती हैं, सारे ही सिमिलर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर मतलब सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। कंज्यूमर सी नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट फ्रॉम वन सेलर एंड अनदर सेलर, ठीक है। वही नूडल्स का एग्जांपल ले लो, कई सारे मतलब आपके यहाँ पे होंगे लोग, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर सा, मतलब बिल्कुल लिटिल से डिफरेंस ही आता है, बाकी सब एक ही जैसे होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी वहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी आके मतलब वहाँ पे अपना फर्म ओपन कर सकता है। देयर आर नो बैरियर्स प्रिवेंटिंग न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। कोई भी आके उस इंडस्ट्री में अपना खाता खोल सकता है। और एग्जिस्टिंग फर्म्स फ्रॉम लिविंग, वो कोई जा भी सकता है, इसके लिए भी कोई रोक नहीं है। परफेक्ट नॉलेज, बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स प्राइस, क्वालिटी, मार्केट कंडीशंस, ठीक है। बायर हो या सेलर हो, दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज होती है किसके बारे में, प्रोडक्ट कितने रुपए का है, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की कैसी है, और या मार्केट में कंडीशन क्या चल रही है, मंदी चल रही है या अच्छा खासा चल रहा है। Price taker, because of the large number of firms and identical products, an individual firm must accept the price determined the overall industry supply and demand. They have no control over the price. कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल सेलर या इंडिविजुअल फर्म वहाँ पर जाकर प्राइस सेट नहीं कर सकती खुद से, ठीक है। उनको ओवरऑल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही प्राइस अपना डिसाइड करना पड़ेगा। जो मार्केट डिमांड है, हमारे पास मार्केट फोर्सेज है, सप्लाई एंड डिमांड, उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करना पड़ता है, ठीक है। ओलिगोपॉली क्या होता है, इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू लार्ज फर्म्स, ठीक है। यहाँ पे एक नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है फ्यू, मतलब थोड़े बहुत, ठीक है, या एक या दो हो सकते हैं। थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स होते हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहे होते हैं। एट कलेक्टिवली अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ मार्केट्स आउटपुट। कहने का मतलब है मार्केट में जितनी भी आउटपुट आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, वो उन्हीं फर्म्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। की फीचर्स क्या है, द मार्केट इज कंट्रोल्ड बाई अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। एग्जाम्पल, मेजर एयरलाइंस। अब आपने एयरलाइंस देखा होगा, अब हर एरिया में थोड़ी ना एयरलाइंस लोग खोल के बैठ चुके हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हो गए, या अगर आप देख सकते हैं नेटवर्क जो कंपनी होती है, जैसे जियो हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इस तरीके के जो फील्ड हैं वहाँ पे ऑलिगोपॉली टाइप मार्केट होती है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फीचर। ईच फर्म्स प्रॉफिट एंड स्ट्रेटेजी heavily dependent on the action and reaction of its rivals. This often leads to strategic decision making which can result in prisoners dilemma situation. ये जो चीज़ है ये भी हम आगे समझेंगे कि prisoners dilemma situation होती क्या है, ठीक है। तो इसे अभी थोड़ा साइड में रखो। Barriers to entry. Entry is usually difficult due to high capital requirements, government regulations और strong brand loyalty. देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि अगर आपने चाहा कि मैं कल को एक नेटवर्क वाली कंपनी बनाऊंगा, मतलब एयरटेल जियो जैसी एक कंपनी बनाऊंगा टेलीकम्युनिकेशन वाली, तो उस समय पर क्या होगा, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है, मतलब हद से ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ, तो वहाँ पर आपकी एंट्री थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है। कई जगह पर गवर्नमेंट भी रेगुलेशंस लगा के रखती है, जैसे जो केमिकल की फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है। अगर किसी तरीके के केमिकल्स बनाने हैं, किसी तरीके की मेडिसिन्स बनानी है, तो कोई भी आकर मेडिसिन्स तो नहीं बना सकता, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलिगोपॉली मार्केट में एंट्री में बैरियर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट नेचर, प्रोडक्ट्स कैन बी नाइदर होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड, मतलब आइदर है यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट हो सकता है कि वो सेम भी हो और पूरी तरीके से डिफरेंस भी हो, ठीक है। जैसे अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो क्रूड ऑयल, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर क्रूड ऑयल निकालेगी तो वो एक जैसा ही निकालेगी ना। अगर वो ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करके क्रूड ऑयल निकाल रही है तो कंपनी ए है और बी है, तो क्या ये पीले रंग का क्रूड ऑयल निकालेगी और ये नीले रंग का, या फिर किसी और तरीके का? नहीं ना, ज़मीन से निकल रहा है सबके लिए एक बराबर ही निकलेगा। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, जैसे ड्यू, ठीक है, वैसे ही मिरिंडा, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सेलफोन्स को देख लो आप, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो सकता है। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, फर्म्स ऑफन अवॉइड एग्रेसिव प्राइस कटिंग एंड इंस्टीड compete
थ्रू एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सर्विस इंप्रूवमेंट्स। कहने का मतलब है यहाँ पर जो फॉर्म्स होती हैं वो प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं करती है फर्म्स। जियो जो हो गया, एयरटेल हो गया, यहाँ पर प्राइस को लेकर एक दूसरे से कम कंपटीशन नहीं करने वाली। या फ़ोन के लेवल पे भी बात करें तो वो कंपटीशन करती हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, मतलब कि कैसे अपने प्रोडक्ट को उनसे अच्छा और बेस्ट या अलग दिखा सकते हैं हम लोग, सर्विस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कितना बेस्ट बना सकते हैं, उस पर यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट होल्डिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस। देखो मैं आपको पहले इजली बता देता हूँ कि डिमांड क्या होती है। डिमांड का मतलब है कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जो एक कंज्यूमर बाय करना चाहता हो, ठीक है, और बाय करने से मतलब बाय करना चाहता हो इतना काफ़ी नहीं है, उसकी एबिलिटी भी हो, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं मान लो कल को मर्सिडीज़, अभी की बात करता हूँ, ठीक है, मर्सिडीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो सिर्फ चाहने से बात नहीं होती यहाँ पर, मेरी एबिलिटी भी होनी चाहिए अभी मर्सिडीज़ खरीदने के लिए, तो वो डिमांड कहलाती है, ठीक है। सिर्फ चाह लेना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप चाहो, अगर फिर मैं चाहता हूँ, मान लो मेरे को आईफोन चाहिए, ठीक है, तो मैं चाहता भी हूँ, ठीक है, एबिलिटी भी है, ठीक है, तो इसे कहते हैं डिमांड। डिमांड उसे नहीं कहेंगे कि मैं चाहता हूँ बस और मेरी एबिलिटी नहीं है। समझ में आया? प्राइस ऑफ गुड राइजेस, ये मैंने बताया डिमांड क्या होता है। प्राइस ऑफ गुड राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड्स फॉल्स, कन्वर्सली एज द प्राइस फॉल्स एंड द मतलब क्वांटिटी डिमांडेड राइज। देखो होता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड मैं समझाता हूँ। किसी भी गुड्स का जब प्राइस बढ़ता है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड घट जाती है, ठीक है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब देखो एग्जांपल समझ लो आप, कि मान लेते हैं अगर ओएस जो मिलता था पहले, ठीक है, या क्रैक्स जो मिलते थे, क्रैक्स, ठीक है, अगर वो 5 रुपए के हैं तो आप दिन में कम से कम 5 पैकेट खा जाओगे, ठीक है, 5 पैकेट आप खा जाओगे। कल को अगर 50 रुपए के हो गए तो जाहिर सी बात है आप दिन में एक ही खा पाओगे, ठीक है। तो देखा यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड घट गई, जाहिर सी बात है ऐसा होना ही चाहिए। अब मान लेते हैं 5 रुपए की जगह वो 2 रुपए की हो जाए, तो आप कितने 10 खा जाओगे दिन में, तो यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड बढ़ गई। ये है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, यहाँ पर दूसरे फैक्टर्स को नहीं देखा जाता, यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी डिमांड को देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है और प्राइस कितना है गुड्स का, ठीक है। एज द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेज द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट गुड्स ऑल्सो राइजेज एंड कन्वर्सली द प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में एक बेसिक सा डिफरेंस है। डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड नीचे आएगा, ठीक है, ये कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। मतलब उन दोनों में बिल्कुल इन्वर्सली अपोजिट रिलेशन है। बट सप्लाई कहता है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो सप्लाई भी ऊपर चला जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, ठीक है। एक बात याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, मुझे हुई थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकती है आपको भी। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई आपको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, मतलब कि आप प्रोड्यूसर हो तब आप सप्लाई कर रहे हो। जैसे अगर ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं बात करूँ, मैं क्रैक्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, क्रैक्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब मार्केट में क्रैक्स की प्राइस बढ़ गई, 5 से 10 हो गई, तो मैं तो एज अ प्रोड्यूसर यही चाहूँगा ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को सप्लाई कर सकूँ। तो वही चीज़ है कि आप लॉ ऑफ सप्लाई को एज अ प्रोड्यूसर पढ़ते हो, ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड को एज अ कंज्यूमर पढ़ो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप इज वाई द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट जाता है, कौन, सब लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व ग्राफ में। Producers are willing to produce and sell more when they can earn higher at a higher price। देखा यहाँ पे मैंने कहा था प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, कि जब प्रोड्यूसर देखता है कि मार्केट में प्राइस बढ़ चुका है तो वो सप्लाई को भी बढ़ाता ही है। समझ में आया? लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज़ द स्टेबल स्टेट इन अ मार्केट वेयर द एक्शंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बैलेंस आउट। इट अकर्स एट द यूनिक प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स एग्जैक्टली इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर्स। कहने का मतलब है कि जहाँ पर डिमांड
ठीक है, डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं, जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, कोई भी पूछे तो आपको इक्विलिब्रियम याद आ जाना चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? दिस इज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस, एट दिस प्राइस देयर इज नो प्रेशर ऑन द प्राइस टू चेंज। ठीक है, इस प्राइस पे ये देख रहे हो ग्राफ, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मीट हो रहे हैं, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता कि प्राइस में किसी भी तरीके का चेंज किया जाए, क्योंकि मार्केट और डिमांड, मतलब जितना मार्केट ने डिमांड किया था उतना प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी मतलब उतने ही प्राइस पे। डिस इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? इफ़ द प्राइजेज इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस देयर इज अ सरप्लस, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, कॉजिंग प्राइस टू फॉल। ठीक है, उस समय पर प्राइस को कम करना पड़ेगा। इफ द प्राइस इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस देयर इज अ शॉर्टेज, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, कॉजिंग प्राइस टू राइज। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस ऊपर सेट किया गया, ठीक है, तो उस समय पर सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और महंगा होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि प्राइस कम करना पड़ेगा। वही लिखा है यहाँ पर, प्राइस टू फॉल। ठीक है, दूसरे लाइन में हमसे बोला है कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम सेट किया गया, तो जाहिर सी बात है कम सेट करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, किसी भी गुड्स का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस को थोड़ा हाई करना पड़ेगा मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। समझ में आए? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? गेटिंग चीपर एज यू गेट बिगर। ठीक है, मतलब अभी समझाते हैं। इट मीन्स दैट एज अ कंपनी ग्रोज बिगर इन द लॉन्ग रन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच सिंगल यूनिट गोज डाउन। ठीक है, जैसे जैसे कंपनी, ठीक है, जैसे जैसे कंपनी इंक्रीज होती जाती है, सॉरी, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जाती है, पर यूनिट उसका मैन्युफैक्चर करने का जो कॉस्ट आता है वो कम होता जाता है। यही कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंक्रीजेज इट्स इंटायर प्रोडक्शन कैपेसिटी, या स्केल कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। वैसे एग्जांपल यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी, अभी आप छोटी कंपनी चला रहे हो, तो छोटी कंपनी को चलाने के लिए 100 यूनिट जब आप बना रहे हो, ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी बना सकते हो। मान लेते हैं कि 100 यूनिट को बनाने के लिए आपको 100 kg आटा लग रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ का मान लो 100 यूनिट बनाने के लिए आपको 100 kg आटा लग रहा है, तो वो 100 kg आटा जो है वो 9,000 रुपये का है। ठीक है, वो कितने का है? 9,000 रुपये का है। तो कहने का मतलब है कि 100 यूनिट को बनाने के लिए ये 9,000 रुपये अपॉन 100। ठीक है, कहने का मतलब है एक यूनिट को बनाने के लिए कितने रुपए लगे? 90 रुपये लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। ठीक है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए 90 रुपये लग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है, कंपनी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अब मैं 1000 यूनिट बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मुझे 1000 किलो क्या लग रहा है? आटा लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे इसकी प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्राइस में मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पर यूनिट जो खर्चा आएगा मेरा, पर यूनिट मैन्युफैक्चर करने का जो खर्चा आएगा वो मेरा कम हो जाएगा, गोज डाउन। इसी को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। समझ में आया? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसे कहते हैं? इट हैपेंस व्हेन अ कंपनी ग्रोज टू लार्ज एंड बिकम्स इनएफिशिएंट, कॉजिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच सिंगल यूनिट टू एक्चुअली स्टार्ट राइजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि पहले वाले में क्या था कि आप जैसे जैसे ग्रो करोगे, जैसे जैसे आप बिग बनते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है, एवरेज प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है, वो कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आपकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, वैसे आप इनएफिशिएंट बनते जाओगे। आपका जो प्राइस है पर यूनिट का प्रोड्यूस करने का, वो भी बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पर दोनों का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ के जाना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग जरूर कर लेना ताकि आपको आंसर राइटिंग में ईजी हो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, कहने का मतलब है अगर मेरे पास एक गुड है, ठीक है, गुड ए है, ठीक है, और उसका मार्केट में और भी सारे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब मार्केट में और भी तरह इसके इसी के जैसे गुड्स हैं। ठीक है, तो अगर ये चीपर हुआ, अगर ये सस्ता हुआ, तो जाहिर सी बात है मैं बाकियों को छोड़कर, इसके जो भी बाकी अल्टरनेटिव्स होंगे, बाकी ऑप्शंस को छोड़कर एक ही तरफ आऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली यही एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी गुड का प्राइस गिरता है,
ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने की वजह से उसके बाकी जो कॉम्पिटिटर गुड्स होते हैं, मतलब जो उसके बाकी अल्टरनेटिव्स होते हैं, बाकी ऑप्शंस होते हैं, उनकी डिमांड घट जाती है। क्यों? क्योंकि इसने प्राइस कम किया है तो डिमांड इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड ए फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू ऑल इट्स सब्सटीट्यूट्स। देखा, लाइक गुड ए, गुड बी, गुड सी, गुड बी से और गुड सी से ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा और इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर स्टेज द सेम दे विल नेचुरली सब्सटीट्यूट द नाउ चीपर गुड ए फॉर रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स। कहने का मतलब है कि अगर एक कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो सेम हुई, ठीक है, मान लो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर 10 है, तो वो क्या करेगा, वो ए की तरफ ही तो जाएगा क्योंकि वो चीपर सब्सटीट्यूट है, ठीक है, उसी की तरफ जाएगा। द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव फॉर द प्राइस चेंज। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको इजीली लैंग्वेज में बता दूं, इजी लैंग्वेज में आप ये पढ़ लेना, ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए। तो देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं मार्केट में गुड्स के, ठीक है, मान लो ये गुड्स ए है, ठीक है, ये गुड्स बी है और गुड्स सी है, तीनों एक ही जैसे हैं, मतलब तीनों कूलर के ही ब्रांड्स है, गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स सी, ठीक है। तो अगर किसी का भी प्राइस कम होता है, मान लो इसके प्राइस में फॉल आया, मतलब इसका प्राइस कम हो गया, तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड कम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसकी तरफ ही जाऊंगा ना। अगर मेरे पास मान लो चार तरीके के गुड्स हैं, ठीक है, चार तरीके के गुड्स हैं और चारों में से जो सबसे सस्ता हो जाएगा उसी की तरफ जाऊंगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से और प्राइस कम होने की वजह से इसके कॉम्पिटिटर्स की जो भी डिमांड होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ में आए? तो बेसिकली यही सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। फिर से बता रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि किसी एक गुड्स की प्राइस अगर कम हो गई तो मैं उसके अल्टरनेटिव्स को छोड़कर उसकी तरफ चला जाऊंगा और उसकी डिमांड क्योंकि बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, इफ़ अ प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स, अगर पेप्सी का प्राइस गिर गया, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन कोक, वो जाहिर सी बात है कोक से वो सस्ता हो जाएगा अगर उसकी प्राइस गिर गई। कंज्यूमर विल लाइकली बाय लेस कोक्स एंड सब्सटीट्यूट, मतलब अब जो कंज्यूमर है वो कोक कम खरीदेगा। क्यों भाई? उसी प्राइस पे उसे पेप्सी मिल रहा है, उससे कम प्राइस पे उसे पेप्सी मिल रहा है, ठीक है, तो कोक या अदर सब्सटीट्यूट को वो कम खरीदेगा, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पेप्सी को अब प्रेफर करना पसंद करेगा। नाउ द इनकम इफेक्ट, पिछला वाला हमने देख लिया सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। देखो इनकम इफेक्ट मैं आपको बता दूं कि जब क्वांटिटी जो भी डिमांडेड होती है ना वो चेंज हो जाती है इनकम की वजह से, तो वही होता है इनकम इफेक्ट। कहने का मतलब है कि अगर आप 5 रुपये की इनकम पे 10 यूनिट खरीद रहे थे, तो कल को अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपकी इनकम 10 रुपये हो जाती है, तो आप 20 यूनिट खरीदोगे। तो देखो यहाँ पे इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। तो यही था बेसिकली दोनों, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे रीड कर लेना आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है? बेसिकली यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन और प्लेजर अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, जितना वो सेटिस्फाई होता है किसी भी चीज़ को यूज़ करने से, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, तो उसे ही कहते हैं हम यूटिलिटी। जैसे बर्गर खाने से आपको जो अंदर प्लेजर आता है, मतलब जो सेटिस्फैक्शन आती है, उसी को कहते हैं हम यूटिलिटी। इट शोज हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज़ यूजफुल और वैल्यूएबल टू अ कंज्यूमर। मतलब ये दिखाता है कि कितना वैल्यूएबल है एक कंज्यूमर के लिए कोई सा भी प्रोडक्ट या सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर व्हेन यू आर थर्स्टी गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। जब आप प्यासे होते हैं और आपको पानी कोई दे दे तो वो जाहिर सी बात है आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। डेट सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। अब कुछ कुछ टर्म्स होते हैं इसी के अंदर। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट assumes that satisfaction can be measured in numerical units। कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है, जो वो सेटिस्फैक्शन है जो आपको अंदर से आई है, उसे हम न्यूमेरिकल यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं यूटिल्स, ठीक है। मतलब अगर आपने बर्गर खाया तो मैं पूछूंगा आपको भाई कितना मजा आया, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आप मुझे बताओगे 10 यूटिल्स, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो न्यूमेरिकल यूनिट्स में। फॉर एग्जाम्पल इफ ईटिंग अ चॉकलेट गिव्स 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और बर्गर में 20 मिल रहा है, यू कैन क्वान्टिटेटिवली कंपेयर विच गिव्स मोर हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि आपको किसने ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिया। अगर आइस चॉकलेट से आपको 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, बर्गर से आपको 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो आपने देखा कि बर्गर से ज़्यादा मिला, इट मीन्स बर्गर ने हमें ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड की। ऑर्डिनल की बात करूँ
इट एज्यूम्स डेट सेटिस्फैक्शन कैन नॉट मेजर्ड इन नंबर्स, ये कहता है कि भाई मेजर नंबर में मेजर नहीं हो सकते, बट यू कैन रैंक प्रेफरेंसेस, मतलब आप रैंक कर सकते हो कि आपको ज़्यादा मज़ा किस में आया। आप ऐसे बता सकते हो कि भाई अब यूटिल्स को छोड़ो, मैं बता रहा हूँ मेरे को बर्गर में ज़्यादा मज़ा आया, फिर उसके बाद मेरे को आया आइसक्रीम में मज़ा, तो ऐसे करके मैं रैंक दे सकता हूँ, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल यूनिट्स में मेज़र नहीं कर सकता। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज। मान लेते हैं मैंने एक बर्गर खाया, फिर मैंने दूसरा बर्गर खाया, मैंने तीसरा बर्गर खाया, तो पहले से जो यूटिलिटी मिली, दूसरे से जो यूटिलिटी मिली, तीसरे से जो यूटिलिटी मिली, सबको ऐड जब मैं करूँगा तो वो टोटल यूटिलिटी है। मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे कितना मिला है किसी यूनिट के, मतलब किसी गुड्स को यूज़ करने के बाद। ठीक है, अब हम बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले ही समझा दी, जो आपको क्वेश्चंस में भी काम आने वाले, और बाकी हम क्वेश्चंस के साथ साथ सीख लेंगे सारे। डिमांड इज द कंज्यूमर्स डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट प्लेस where he is ready to apply available resources with him to purchase a desired quantity of a commodity. Explain. Also illustrate a different demand schedule. अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखो यहाँ पे हमसे बेसिकली डिमांड के बारे में पूछा है कि डिमांड एक्चुअली में होता क्या है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर आपको नहीं आता कुछ भी। जैसे मान लेते हैं कि अगर कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है, इसी की जैसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, और इकोनॉमिक्स में तो लैंग्वेज का ही खेल है, मतलब क्वेश्चन आपको बहुत ईजी पूछेगा, बट ऐसे लैंग्वेज में पूछेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, उसमें वो बेसिक टर्म ढूंढना है, बेसिक डेफिनेशन वाला टर्म, बेसिक डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट ढूंढना है जिसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो, उसको पकड़ लो और उसके ऊपर सारे क्वेश्चन में आंसर लिख दो। ठीक है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग लिख दो। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा है एक स्टेटमेंट देके डिमांड के बारे में। डिमांड मीन्स द डिज़ायर ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ कमोडिटी विच इज सपोर्टेड बाय एबिलिटी टू पे। सिर्फ मैंने बताया था, सिर्फ डिज़ायर, सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता, एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की, एंड विलिंगनेस टू पे एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट क्लियरली एक्सप्लेन द डिमांड इज नॉट ओनली डिज़ायर। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये साफ साफ बताती है कि डिमांड जो है वो सिर्फ एक डिज़ायर नहीं है। अ पर्सन में डिज़ायर मैनी गुड्स, एक पर्सन जो किसी की चीज़ के बारे में चाह सकता है कि मैं खरीदूंगा, बट ही डज नॉट हैव इनफ मनी, हिज डिज़ायर कैन नॉट बी कॉल्ड डिमांड। ठीक है, उसके डिज़ायर्स को हम डिमांड नहीं कर सकते भाई, उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को खरीद भी ले। सिमिलरली इवन अ पर्सन हैज़ मनी बट इज़ नॉट विलिंग टू बाय द कमोडिटी, डिमांड विल नॉट एग्जिस्ट। अब इसी के जैसा एक और चीज़ है, मान लो मेरे पास 2 करोड़ रुपए, ठीक है, अब मेरे पास 2 करोड़ रुपए, बट अब इस केस में मैं आईफोन ख़रीदना ही नहीं चाहता, मेरे पास एबिलिटी है पे करने की, बट मेरे को वो चाहिए नहीं, मेरा डिज़ायर नहीं है, मैं चाहता नहीं हूँ, तब भी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो बेसिकली डिमांड तब कहलाती है जब आप चाहते भी हो और एबिलिटी भी है आपकी पे करने की, तो वो आपकी डिमांड कहलाती है। समझ में आया? A demand schedule shows the quantity of a commodity demanded at different prices during a given पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले शेड्यूल का मतलब समझ लो, सबसे पहले आप शेड्यूल का मतलब समझ लो। इकोनॉमिक्स में आप कहीं भी शेड्यूल देखो, इसका मतलब होता है टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबल। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। और अगर आप कर्व देखो कहीं पे भी लिखा हुआ है, इट मीन्स वो ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। तो मैं आपको अब डिमांड शेड्यूल बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अ डिमांड शेड्यूल shows the quantity of a commodity demanded at different price during a given period of time। तो डिमांड शेड्यूल क्या बताता है कि एक क्वांटिटी, एक कॉमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है अलग अलग प्राइसेस पे एक टाइम के दौरान। ठीक है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है क्या, कि क्या रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। कुछ समझ नहीं आया? एकदम अच्छे से समझाता हूँ फिर से। देखो अभी मैं टेबल बना के सिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल विच शोज डिमांड ऑफ वन कंज्यूमर, एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल विच शोज टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट। अब देखते हैं हम यहाँ पे एक टेबल बना के सीख लेते हैं जल्दी से, और फिर आगे बढ़ेंगे। वो टेबल बना के आप आंसर में आओगे, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं हम कंज्यूमर का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में देखते हैं वो क्या होता है। देखो मान लेते हैं ये प्राइस है, ठीक है, और ये है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये होगा 1 2 3 4 5, मतलब प्राइस 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ,
4 हुआ, 5 हुआ। इट मीन्स प्राइस अलग अलग है, अलग अलग हमारे पास 5 प्राइसेस है। क्वांटिटी डिमांडेड 50, 40, 30, 20, 10। तो देखो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिला कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड किया गया है। तो बेसिकली यही है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल कहा गया है यहाँ पर टेबल को, टेबुलर फॉर्म को कहा जाता है शेड्यूल। समझ में आया। अब अगर हम मार्केट का देखें, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है ये देखते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल में होता क्या है, ये प्राइस है, ठीक है, ये कंज्यूमर ए है, ये कंज्यूमर बी है और ये कंज्यूमर सी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखो प्राइस मान लो 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। तो प्राइस 5 रुपये पे कंज्यूमर खरीदता है 1000 यूनिट, ये 2000 यूनिट और ये 3000 यूनिट, ठीक है। प्राइस 5 रुपये था जब। अगर प्राइस नीचे गिर गया, प्राइस अब 4 रुपये हो गया, तो ये खरीदता है 1200 यूनिट, ये खरीदता है 2200 यूनिट, ये खरीदती है 3200 यूनिट खरीदता है, सॉरी जो भी हो, ठीक है। फिर नीचे गिर गया तो ये खरीदता है 1500, ये खरीदता है 2400 और ये खरीदता है 3400, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्राइस नीचे गिरने की वजह से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे ये लोग जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, यानी वो भी बदलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे, टोटल मार्केट डिमांड कितनी है, 1000, 2000, 3000, तो ये हो जाएगा 6000 रुपये, सॉरी 6000 यूनिट्स। इनको भी ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आपको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बेसिकली आपको बता रहा था, समझा रहा था कि किस तरीके से प्राइस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये PYQ है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि कैसी चीज़ क्या चल रही है। तो PYQ में हमसे कहता है अ कंज्यूमर इज हैविंग प्रेफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ऐसे 2 गुड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे गुड्स का कॉम्बिनेशन जो एक के बिना एक अधूरा है। मतलब अगर एक की प्राइस एक की डिमांड गिरती है तो दूसरे की भी डिमांड गिर जाएगी। जैसे पेट्रोल और कार की बात करते हैं, पेट्रोल और कार की बात करें, अगर मान लो कल को आपको पता चला 500 रुपये पेट्रोल हो गया, 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, तो आने वाले टाइम में लोग कार खरीदना ज़्यादा से ज़्यादा कम कर देंगे, ठीक है, कार खरीदना कम कर देंगे। क्यों, कार खरीद के करेंगे क्या जब पेट्रोल डलवा ही नहीं पाएंगे। तो एक की डिमांड की वजह से, एक की डिमांड में अगर बढ़ोतरी आई या फिर घट गया वो, तो दूसरे की भी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। आया समझ। जैसे एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने चाय सुट्टा वाले लोगों को देखा होगा, ठीक है, मतलब जो खोखे पे या फिर आसपास में जो चाय की दुकानों पे चाय प्लस सिगरेट पीते हैं, ठीक है, देखा होगा, जाहिर सी बात है। तो आप देखोगे कि अगर कल को मान लेते हैं सिगरेट की डिमांड, जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट का प्राइस जो है वो 10 रुपये से 400 रुपये हो गया, ठीक है, तो सिगरेट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, डिमांड गिर जाएगी। तो उस दुकान पे सिगरेट की वजह से चाय पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, लोग चाय पीने भी नहीं जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कुछ इस तरीके के होते हैं। पेन एंड इंक, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डायग्राम फॉर गिवन क्वांटिटी एंड प्राइस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। ऑल्सो मेजर द क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर पेन एंड इंक विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें पेन और इंक के बारे में बताया है। प्राइस पर यूनिट 10 रुपये है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो रही है, 5, मतलब 10 रुपये की प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड 5 हो रही है, ठीक है। इनकी बात करते हैं, 5 रुपये के प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड 4 हो रही है। फिर दोबारा ये पहले का है और ये आफ्टर है। फिर बाद में क्या हुआ, प्राइस जो है वो 20 रुपये हो गई, तो क्वांटिटी जाहिर सी बात है गिर जाएगी, तो वो हो गई 3। और इसका प्राइस हो गया 5 रुपये ही था इसका, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर देखो, यहाँ पर पेन के प्राइस में यहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ जहाँ मैं पेन रब कर रहा हूँ वो देखो, पेन के प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज़ आया, तो जाहिर सी बात है पेन की डिमांड जो है वो घट गई, पेन की डिमांड कम हो गई। तो पेन की डिमांड कम हुई तो पेन के बजाय इंक का क्या करेंगे लोग, तो यहाँ पर इंक की भी डिमांड कम हो गई, ठीक है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया इंक के, लेकिन इंक की डिमांड क्यों कम हुई, क्योंकि प्राइस की डिमांड कम हो गई थी, ठीक है। आया समझ। नाउ आगे बढ़ते हैं। पेन एंड इंक आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बिकॉज दे आर यूज टुगेदर, क्योंकि वो एक साथ यूज होते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेज द डिमांड फॉर इंक ऑल्सो डिक्रीजेज, मतलब कि अगर प्राइस पेन का इंक्रीज होता है, पेन का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ,
इट मीन्स उसकी डिमांड कम हुई है, ठीक है। और अगर पेन का डिमांड कम हुआ तो इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी। दिस शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ पेन एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंक। तो अगर प्राइस ऑफ पेन और इंक की क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के बीच में ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। यूजिंग द गिवन डाटा द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पेन एंड इंक इज -0.5। देखो ये चीज़ अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये PDF में है, पढ़ लेना, बट मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। बोला क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने के लिए, क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए फॉर इंक एंड पेन, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इंक, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ इंक में ही तो गिरावट आई है, ठीक है, चेंज आया है, अपॉन में चेंज इन प्राइस ऑफ पेन। तो यहाँ पे देखो प्राइस में चेंज आया था, ठीक है, तो इसके प्राइस में चेंज आने की वजह से इंक की क्वांटिटी में गिरावट आई है। तो हम इन दोनों को लेंगे, चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंक और चेंज इन प्राइस ऑफ पेन। समझ में आया? नाउ अब हम देखते हैं ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी, इंक की बात करें हम, ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी, वो थी 4, ठीक है, और न्यू क्वांटिटी कितनी थी, कितनी है, वो है 2, 4 नहीं थी, 3 नहीं 4, यहाँ पर देखो 4 और ये 2, ठीक है, आया समझ। फॉर्मूले में इनके क्वांटिटी की बात की गई है, तो यहाँ पर हमने ओल्ड और न्यू क्वांटिटी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पेन के प्राइस की बात की गई है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेन का ओल्ड प्राइस कितना था 10, ठीक है, और पेन का न्यू प्राइस कितना है, वो है 20, तो ये हमने उतार लिया। अब हम चेंज इन, एक सेकेंड कहाँ पे करूँ, नेक्स्ट वाले में, हाँ यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर बाद में ही रेस कर देंगे। देखो अब हम निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इंक, ठीक है, कितना चेंज आया इंक की क्वांटिटी में, जैसा कि हमें ये स्टेप 1 ये निकालना है। तो कितना चेंज आया उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, अपॉन ओल्ड, ठीक है, मतलब न्यू कितना है, 2 क्वांटिटी है, ओल्ड कितना है 4, तो हमने क्या किया, तो न्यू में से ओल्ड माइनस किया और नीचे वाले में ओल्ड ही लिखा है, ठीक है, अपॉन 100% का। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -50%। समझ में आ रहा है? देखो समझो, इजी लैंग्वेज में समझो, अगर मान लेते 10 रुपये हमारा नया क्वांटिटी है, ठीक है, 10 यूनिट जो है हमारा वो नई क्वांटिटी है और 5 यूनिट जो है वो पुरानी क्वांटिटी थी, तो हम नए वाले में से, न्यू वाले में से ओल्ड वाला माइनस कर देंगे और नीचे ओल्ड वाला ही लिखेंगे, ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। अब हम प्राइस के साथ करते हैं सेम चीज़, चेंज इन प्राइस ऑफ पेन, ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ पेन। तो मैं क्या करूँगा, फिर से न्यू वाला यानी 20, ओल्ड वाला प्राइस 10 अपॉन नीचे ओल्ड वाला प्राइस, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 100%, ठीक है। तो हमने ये किस लिए निकाला था, इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, तो जल्दी से पुट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इंक कितना है, -50 का, -50%, अपॉन में है चेंज इन प्राइस ऑफ पेन, वो कितना है 100%। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो -0.5 आएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। बस मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में समझा दिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, ठीक है, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली हमें यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करना, क्योंकि समझ नहीं पाओगे, मैं आपको क्लियरली बताऊं, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप समझ नहीं पाओगे वहाँ पे जाके। तो आप क्या करना, जो बेसिक आपको टर्म्स पता है उनके बारे में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। कहने का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी की, एक कमोडिटी की
किसी एक गुड्स की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है उसके प्राइस के चेंज की वजह से, ये होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। इसे ही कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो मैं आपको तोड़कर समझाता हूँ। आपको डिमांड का मतलब पता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, प्राइस का मतलब आपको पता ही है। तो कहने का मतलब है एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो रही है, ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, तो एक और चीज़ समझ लेते हैं 3 पॉइंट्स में। वो है हमारा पहला कि अगर प्राइस जो है वो थोड़ा सा मतलब मिनिमम, ठीक है, अगर चेंज होता है, ठीक है, एंड डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो उसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे कॉपी में ज़रूर लिख लेना कि प्राइस अगर थोड़ा सा चेंज हो और डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो उसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, दूसरे की बात करें अगर हम, प्राइस चेंज हो, ठीक है, और डिमांड मिनिमम चेंज हो, थोड़ा सा ही चेंज हो, प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड काफ़ी कम चेंज हो, क्वांटिटी डिमांडेड काफ़ी कम चेंज हो, तो वो इनइलास्टिक होती है, इनइलास्टिक डिमांड कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें डिग्री ऑफ चेंज बताता है। इलास्टिसिटी क्या बताता है? डिग्री ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ है। इट शोज हाउ मच द डिमांड ऑफ ए गुड चेंज व्हेन इट्स प्राइस राइजेस और फॉल। ये मैं बता चुका हूँ। इफ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू द लार्जर इन क्वांटिटी, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट जो बताए हैं वही बताए हैं, सॉरी 2 पॉइंट। ऑन द अदर हैंड, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड changes less than the price change, quantity is said to be inelastic। समझ में आया? तो it helps in understanding consumer behavior. It is very useful for producers and the government while making pricing policy। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमारी मतलब प्रोड्यूसर्स की और गवर्नमेंट की, ताकि कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सके। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफर अक्रॉस goods depending on the nature, the availability of substitutes and the necessity of goods। तो ये बेसिकली डिपेंड होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिपेंड होता है गुड्स के नेचर के ऊपर, उसके कहाँ पे कितना अवेलेबल है उसके ऊपर, उसके सब्सटीट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं उसके ऊपर, और उसकी ज़रूरत कितनी है उसके ऊपर। ठीक है, अब हमसे दूसरा पूछा है, हाउ इज़ द इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड। Also show the effect of increase and decrease in demand and supply on equilibrium and quantity। अब पहले जान लेते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या। अभी हमने देखा, फिर से जान लेते हैं। इट इज़ द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये वही प्राइस है जहाँ पर जितनी डिमांड हो रही है और जितना सप्लाई हो रहा है वो इक्वल होते हैं, इसी को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस। At this price, there is no excess demand or excess supply in the market. The quantity bought or sale at this price is known as equilibrium quantity। तो कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे आप जो क्वांटिटी सेल या परचेज करते हो उसी को हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज इन द मार्केट। ठीक है, तो ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेज से। मार्केट जो फोर्स होते हैं दो हमारे पास, डिमांड और सप्लाई, दोनों ही मैं आपको बता चुका हूँ, उसी से ही डिटरमाइन किया जाता है। इफ़ द मार्केट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड बिकम्स मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, रिजल्टिंग इन एक्सेस सप्लाई। तो मैंने आपको वही चीज़ पहले भी बताई थी कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से, ठीक है, इससे अगर हमारा मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इससे अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाता है, जो क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है डिमांड से। कैसे ज़्यादा हो जाती है भाई? एक बात बताओ, अगर इससे इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स महंगाई बढ़ गई, प्रोडक्ट के दाम बढ़ चुके हैं, तो प्रोड्यूसर्स क्या सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई करे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस तो महंगाई तो बढ़ गई है ना, कंज्यूमर क्यों खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो उस समय पर क्या करना पड़ेगा? एक्सेस सप्लाई को रोकने के लिए सेलर्स रिड्यूस द प्राइस टू क्लियर देयर स्टॉक। सेलर्स जो है उनको प्राइस को अपना कम करना पड़ेगा ताकि वो स्टॉक को खाली कर सके। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द मार्केट प्राइस इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से मार्केट प्राइस कम हो गया तो जाहिर सी बात है जब प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी।
डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो ड्यू टू एक्सेस डिमांड बायर्स आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड। ठीक है, अब बायर्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पे करने के लिए रेडी रहेंगे, तो इससे महंगाई बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे लाना पड़ेगा मार्केट प्राइस। एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। कंसीडर द मार्केट ऑफ 4 ऑनियंस। ठीक है, अगर हमारे पास प्याज को देखें, मार्केट के अंदर प्याज जो होता है, ड्यूरिंग अ नॉर्मल सीजन द प्राइस ऑफ ऑनियन इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर द डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि हम जब नॉर्मल सीजन्स में रहते हैं तो प्राइस है जो ऑनियन का, जो प्याज का जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड होता है, मार्केट डिमांड पे, मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड और सप्लाई पे। However, if heavy rainfalls damages the onion crop, the supply of onions decreases. अगर एक बारिश आई और जो प्याज की जो फसल है वो ख़त्म हो गई तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ऑनियंस राइज एंड द क्वांटिटी अवेलेबल इन द मार्केट फॉल्स। अब एक बात बताओ, जब प्रोड्यूसर्स मार्केट में प्याज भेज ही नहीं रहे हैं तो प्याज की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो लोग कम संख्या वाले प्याज को, मतलब उनके पास प्याज बहुत कम होगा तो उसी को ज़्यादा प्राइस में बेचने वाले हैं। ठीक है, और क्वांटिटी जो है अवेलेबल मार्केट में वो कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग अ गुड हार्वेस्ट सीजन सप्लाई इंक्रीजेज लीडिंग टू फॉल ऑनियन प्राइसेस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड। अब यहाँ पे मान लो अगर अच्छी फसल हुई प्याज की तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई जाएगी, और सप्लाई अगर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई जाएगी तो लोग सेलर्स जो होंगे वो कम दाम में बेचेंगे। खुद दिमाग लगाओ, अगर प्याज कम है, कोई चीज़ अगर आपके पास कम है तो आप उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हो, इससे समझ लो यार। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपके पास कम है तो आप उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हो, उसे महंगे दाम में बेचोगे। कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप उसकी वैल्यू कम करते हो, वही चीज़ है। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व को थोड़ा अच्छे से समझना। एन इनडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। The consumer is indifferent between these combinations. An indifference curve is convex to the origin because of the law of diminishing marginal rate of substitution. तो मैं आपको समझाता हूँ कि indifference curve क्या होता है और marginal rate of substitution क्या होता है। पहले हम इसी को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। An indifference curve shows the various combination of two goods that gives the consumer same level of satisfaction. इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एक कप टी, एक कप चाय प्लस अगर 3 कप कॉफ़ी। ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया 2 कप चाय टी प्लस 2 कप कॉफ़ी। तो ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए मेरे पास। अगर ये 2 कॉम्बिनेशन मेरे पास सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरे को दे रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली इनडिफरेंस कर्व जो है वो यही शो करता है कि किस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन 2 गुड्स के सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं एक कंज्यूमर को। समझ में आया कैसे अलग अलग 2 लेवल के। अब इसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। मान लेते हैं 2 प्लेट नूडल्स, ठीक है, और 4 प्लेट मोमोज, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा हो गया 1 प्लेट नूडल्स प्लस 5 प्लेट मोमोज। ठीक है, तो ये दोनों अगर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं दोनों, तो इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब न्यूट्रल है कह सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल है मतलब वो किसी में कुछ भेदभाव नहीं कर रहा, वो चाहे तो ये भी खा सकता है, वो ये भी खा सकता है। उसका ये नहीं कि मैं 2 प्लेट चाउमीन ही खाऊंगा, मुझे चाउमीन पसंद है, तो नहीं, उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर वो दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकता है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमॉन्ग दिस कॉम्बिनेशंस। इनडिफरेंट कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज टू गेट मोर ऑफ वन गुड द कंज्यूमर मस्ट गिव अप सम क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड। कहने का मतलब है कि अगर कंज्यूमर चाहेगा इन कॉम्बिनेशंस में से, इस वाले कॉम्बिनेशन को देखो, पहले वाले को, अगर ये चाहेगा कि मैं 1 प्लेट नूडल्स और ले लूँ, ठीक है, 1 प्लेट नूडल्स और ले लूँ, तो इस सर जाहिर सी बात है 1 प्लेट मोमोज को कम करना पड़ेगा इस लेवल के सेटिस्फैक्शन को दोबारा पाने के लिए। समझ में आया? तो यहीं पे वो भी लिखा है कि एक गुड को एक्स्ट्रा पाने के लिए आपको दूसरे वाले की क्वांटिटी को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट अ कंज्यूमर टू विलिंग टू सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वन अनदर एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड।
कहने का मतलब है ये एक ऐसा अमाउंट है, ये एक ऐसा रेट है, ठीक है। मतलब जिस रेट पे आप दूसरे गुड्स को, मैं आपको यहीं पे पहले क्लियर कर दूँ ये सारी चीज़ें फिर बताता हूँ। इसका मतलब हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कि आप गुड्स ए का, मान लो एक गुड्स का एडिशनल यूनिट पाने के लिए दूसरे वाले की कितनी एडिशनल यूनिट को गिव अप कर रहे हो, मतलब छोड़ रहे हो, उसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसे एक बार न्यूमेरिकल से समझते हैं, मतलब टेबुलर फॉर्म से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ याद रखो, इन डिफरेंस कर्व को आईएसओ कर्व भी बोला जाता है, ठीक है, आईएसओ यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है और इक्वल यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है। नाम याद रखना, लिख लेना अपनी कॉपी में, इन दोनों का मतलब इंडिफरेंस कर्व का ये दोनों नाम है। अब जरा टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात की जाए यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे टी हो गया और यहाँ पे हो गया कॉफ़ी, ठीक है, यहाँ पे हो गया कॉफ़ी। तो अगर मैं 1 यूनिट ऑफ चाय लेता हूँ, मतलब 1 कप लेता हूँ चाय का, ठीक है, तो मैं 10 कप ले रहा हूँ कॉफ़ी का, तब मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे कब मिलेगा, जब मैं 2 कप चाय पीऊँगा, ठीक है, और 9 कप कॉफ़ी पीऊँगा, तो सेम लेवल मिलेगा। ए से भी सेम मिलेगा, 2 से भी सेम मिलेगा, मतलब बी से भी सेम मिलेगा, ए से भी सेम मिलेगा, ठीक है। फिर 3 कप चाय और 8 कप कॉफ़ी, ये भी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। और 4 कप कॉफ़ी, सॉरी 4 कप चाय और 7 कप कॉफ़ी, ये भी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो चीज़ थी टेबुलर फॉर्म, ठीक है, ये चीज़ थी टेबुलर फॉर्म। अब हम यहाँ पे निकालेंगे MRS। MRS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे निकालेंगे, देखो पहले वाले को, ये ध्यान रखो कि अगर मैं पहले वाले की बात करूं, मतलब यहाँ पर कितना छोड़ा है, ठीक है, कितना छोड़ा है यहाँ पर एक गेन करने के लिए, ये ध्यान से देखो कि यहाँ पर कितना छोड़ा है, कितना गिव अप किया है एक वहाँ पे गेन करने के लिए, वो एक छोड़ा है एक गेन करने के लिए, ठीक है। नीचे वाले में देखोगे एक छोड़ा है एक गेन करने के लिए। तो मैं वही बता रहा था कि आपको कि एक गुड्स के एडिशनल यूनिट को पाने के लिए दूसरे गुड्स के कितने एडिशनल यूनिट का सेक्रीफाइस किया है, वही हमारा बताता है MRS, वही रेट होता है हमारा MRS। समझ में आया। वाइल कीपिंग, यहाँ पे लिखा हुआ वाइल कीपिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अनचेंज्ड। देखो मैंने बताया था ए में भी सेटिस्फैक्शन लेवल वही है, बी में भी सेटिस्फैक्शन लेवल वही है, तो सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज नहीं होगा, बट कितना गिव अप कर रहा है दूसरे वाले को लेने के लिए, वही है MRS। Due to the law of diminishing marginal rate of substitution, the indifference curve is convex to the origin। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है कि क्यों कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स अभी मैं बताता हूँ कैसे कॉन्वेक्स है ये। द कॉन्वेक्स शेप shows the consumer prefers a balanced combination of goods rather than extreme combination। देखो मैं यहाँ पे आपको एक वो बना के दिखा देता हूँ, कर्व बना के दिखा देता हूँ, फिर आप इसे बना सकते हो, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारा टी, ये हमारा चाय है, ठीक है, और ये हमारा कॉफ़ी है इस तरफ। ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ठीक है। तो 7 के साथ मैंने 4 लिया है तो मैं इसे ऐड कर दूंगा, मतलब जॉइंट कर दूंगा। 8 के साथ मैंने 3 लिया है, 9 के साथ मैंने 2 कप लिया है और 10 के साथ 1 कप लिया है, ठीक है। तो फिर इन तीनों को ही, चारों को मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा इंडिफरेंस कर्व का। समझ में आया, बस इतना समझ लो। अब आता है हमारा बजट लाइन का क्वेश्चन। कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन फूड एंड क्लॉथिंग। एक कंज्यूमर है जो कपड़े और खाने पीने पे सारा अपना इनकम जो है खर्च कर रहा है। ड्रॉ द बजट लाइन्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाइंग द इंटरसेप्ट्स एंड स्लोप्स इन ईच केस, ठीक है। पहले वाले में और दूसरे वाले में पूछा है हमसे, बेसिकली यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, बजट लाइन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बजट लाइन होता क्या है। A budget line shows all possible combinations of food and clothing that a consumer can purchase with a given income and given prices। बजट लाइन का मतलब है कि वो सारे ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फूड और क्लॉथिंग की जगह यहाँ पे 2 कुछ और प्रोडक्ट भी हो सकते थे, उनकी बात भी हो सकती थी कि 2 प्रोडक्ट या फिर गुड्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वो परचेज कर सकता है एक गिवन इनकम पे। यहाँ पर बताया गया है कि इनकम जो है उसकी 6,000 है, तो 6,000 में
वो कितने फूड्स और क्लॉथिंग के कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकता है, वही बजट लाइन शो करता है। अ बजट लाइन shows the all possible combinations of two goods that a consumer can buy by spending his entire income। अपनी पूरी इनकम ख़त्म करके, पूरी इनकम खर्च करके कौन दो गुड्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है, वही हमारा बजट लाइन। Given the prices of the goods and his income, it represents the consumer's purchasing power and different choices available to him with limited income। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आप यहाँ पे खुद पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पूरा बजट लाइन का डेफिनेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर छोटी सी एक चीज़ देख लेते हैं ताकि आपको समझ में और आ जाए। ये याद रखो शॉर्टकट में कि स्लोप ऑफ बजट लाइन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे बोला है स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालने के लिए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होगा प्राइस ऑफ फूड अपॉन प्राइस ऑफ क्लॉथिंग। तो ये होता है पूरी तरीके से प्राइस पे डिपेंड होता है गुड्स के। तो ठीक है, तो प्राइस कितना है 150 और 300। तो यहाँ पे होगा, एक सेकंड सॉरी, तो यहाँ पे होगा 150 और 300, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पे। पहले वाले का करते हैं कि इसमें हमसे साफ साफ बोला है कि इसकी इनकम 6,000 रुपये, ठीक है। तो प्राइस है फूड का 150 रुपये और 300 रुपये क्या क्लॉथिंग का प्राइस। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि कितना मैक्सिमम कितना ये फूड खरीद सकता है और मैक्सिमम कितना ये क्लॉथ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम फूड की, आपको इंटरसेप्ट्स निकालने को बोलेगा तो इसी तरीके से आपको निकालना है। मैक्सिमम फूड निकाल लेना, फूड की जगह कुछ और भी होगा तो वो निकाल लेना। मैक्सिमम फूड कब खरीद पाएगा, जब क्लॉथिंग पे 0 रुपये खर्च करेगा, ठीक है, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड पे खर्च कर पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, QF 6,000 रुपये का क्वांटिटी ऑफ फूड है ये, ठीक है। प्राइस है 150 रुपये पर यूनिट, तो ये हो जाएगा टोटल 40 यूनिट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो बिल्कुल भी पैसे कपड़ों के ऊपर खर्च नहीं करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड के 40 यूनिट यहाँ पर बाय कर पाएगा, ठीक है। तो फूड इंटरसेप्ट आ गया 40 यूनिट। इसी तरीके से आपको क्लॉथिंग इंटरसेप्ट भी निकाल लेना है। वो कैसे निकलेगा, वो सेम तरीके से निकलेगा कि अगर हम मैक्सिमम क्लॉथ खरीदना चाहें तो फूड के लिए हमें 0 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हो जाएगा 6,000 अपॉन 300, क्योंकि 300 है, इसको फूड का क्लॉथिंग का प्राइस 300 है। तो इसे हम, इसका आंसर हो जाएगा 20 यूनिट्स। तो क्लॉथिंग का इंटरसेप्ट आ गया 20 यूनिट। तो इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला जान गए आप। तो कुछ करना नहीं है आपको, डायरेक्ट करना है, इनकम जितनी है उसको डिवाइड कर देना है किसी भी गुड्स के प्राइस से, तो आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोको कोला होता और प्राइस होता 10 रुपये तो 6,000 अपन 10 कर देता, मेरा कोको कोला का इंटरसेप्ट आ जाता, ठीक है। पॉइंट में बोला है व्हाट विल हैपन व्हेन हिज और हर मंथली इनकम चेंज टू 9,000 और 10,000, ठीक है। बोला है 9,000 हो गई तब क्या होगा, ठीक है, और 4,500 रुपये हो गई तब क्या होगा उसकी मंथली इनकम। तो उस समय पे क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, फूड का इंटरसेप्ट निकालो। कैसे निकालोगे, फूड का अगर हम देख रहे हैं मैक्सिमम, तो जाहिर सी बात है क्लॉथिंग के ऊपर 0 रुपये खर्च किए होंगे, तो 9,000 अपॉन 150, तो इसे जब हम काटेंगे 60 यूनिट, ठीक है। और फिर अगर हम क्लॉथिंग का निकालेंगे तो 9,000 अपॉन 300, तो इसे हम हो जाएगा 30 यूनिट, ठीक है। आया समझ। सेम चीज़ यहाँ पे भी 4,500 अपॉन 150 फूड के लिए, तो ये हो जाएगा 30, और क्लॉथिंग के लिए हो जाएगा, इनके लिए भी सेम हो जाएगा 4,500 अपॉन 300, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो इंटरसेप्ट कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। समझ में आ गया। परचेजिंग पावर सबकी यहाँ पर एक मेन चीज़ आती है। जब आपने देखा कि 9,000 रुपये इनकम हुआ, यानी इनकम जब इसकी इंक्रीज़ हुई तो प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा यूनिट परचेज़ कर रहा है, ठीक है, 30 यूनिट परचेज़ कर रहा है, यहाँ पर इसके 30 यूनिट्स परचेज़ कर सकता है। और उसी के साथ जब आपने देखा कि 6,000 से जब इनकम कम हो गई तो 30 यूनिट्स यहाँ पे और 15 यूनिट्स यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो यूनिट ज़्यादा परचेज़ कर सकता है, तो इसकी जो स्लोप जाएगी, इसकी जो बजट लाइन जाएगी, बजट लाइन जाएगी वो राइटवर्ड जाएगी। याद रखना, इसकी जो बजट लाइन जाएगी वो राइटवर्ड जाएगी। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा यूनिट यहाँ पे परचेज कर सकता है, ठीक है। और इसकी जो स्लोप जाएगी वो यहाँ पे लेफ्टवर्ड जाएगी। क्यों, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर कम खरीद रहा है, कम यूनिट परचेज कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा।
अब बजट लाइन शोज ऑल, ये तो मैं पढ़ा बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीज़ें। एंजल कर्व क्या होता है? डिराइव एंजल कर्व फ्रॉम इनकम कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। अब देखते हैं एंजल कर्व होता क्या है। देखो कर्व वर्व जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको ग्रुप्स में ही सेंड कर दूंगा, यहाँ पे बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी, वन शॉट ही रखना है। It shows the relationship between a consumer's income and a quantity of a particular while the prices of goods remain constant। कहने का मतलब है कि एक कंज्यूमर की इनकम कितनी है और वो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को कितना परचेज कर रहा है, उसकी क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है एंजल कर्व, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इट एक्सप्लेन हाउ मच ऑफ वन गुड अ कंज्यूमर बाइज व्हेन हिज इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। आप क्या कर रहे हो, इनकम आपकी मान लो आपकी कल को 6,000 रुपये, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर गुड्स कितने परचेज कर रहे हो, मान लो 10 प्लेट नूडल्स खरीद लियो, ठीक है। 10 प्लेट नूडल्स आप 6,000 की इनकम पे खरीद रहे हो। अगर ये इनकम कल को 10,000 हो जाए तो आप कितने प्लेट नूडल्स खरीदने वाले हो। तो यही रिलेशनशिप जो है ये एंजल कर्व हमें बताता है, ठीक है। द एंजल कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है। जो एंजल कर्व है वो अपवर्ड स्लोप होता है, इसे कॉपी में लिख लेना अच्छी तरीके से और पढ़ लेना। जो एंजल कर्व है वो अपवर्ड जाता है किसकी केस में, नॉर्मल और लग्जरी गुड्स के केस में। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स व्हेन इनकम राइजेस द एंजल कर्व स्लोप्स डाउन, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स हो जाती है, कब, जब इनकम बढ़ जाती है, तो वो कब होता है, इंफीरियर गुड्स के टाइम पे। मैं आपको समझाता हूँ क्या खेल का है यहाँ पे। अगर मेरी इनकम कल को बढ़ जाएगी, ठीक है, कल को मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो कुछ गुड्स ऐसे होंगे जिनको मैं इग्नोर करूँगा, ठीक है, जिनको मैं परचेज़ नहीं करने वाला। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, सरोजनी के कपड़े और मीशो के कपड़े, ठीक है। अगर कल को मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, या आपकी इनकम कल को बढ़ गई, तो आप यहाँ के कपड़े लेना कम पसंद करोगे, इग्नोर करोगे। तो ऐसे गुड्स जो होंगे वो इन्फीरियर गुड्स कहलाएंगे। इस केस में जो स्लोप है वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। एक में बात करते हैं कि अगर इनकम राइज हुई और क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीज हो गई, तो उस केस में क्या होगा, इसमें मैंने अभी बताया कि स्लोप जो है वो अपवर्ड जाएगा। ऐसा कब होता है, नॉर्मल और लग्जरी गुड्स के केस में, ठीक है। इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, आईसीसी क्या होता है, सो द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम ऑन हिज कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स keeping their prices constant. So the relationship between income of consumer and quantity demanded of a commodity keeping the price constant, it is derived from the income consumption curve which shows the consumers equilibrium points at different income levels। कहने का मतलब है एंजल कर्व जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है। अभी हमने पढ़ा पिछले ही टैब में, अभी हमने पिछले ही यहाँ पे पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। When income increases the consumer reaches new, अभी सेम चीज़ यहीं पे लिख गई है, शायद ये पूरा कॉपी हो चुका है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। एंजल कर्व फॉर नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स आर दोज गुड्स होज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद द इनकम बट अ स्लोअर रेट, ठीक है, स्लो रेट। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि इंक्रीज तो होते हैं इनकम के साथ, बट स्लो, इनका जो रेट होता है इंक्रीज होने का वो काफ़ी स्लो होता है। ऐसा नहीं होता कि जो इनकम मेरी इंक्रीज़ हुई तो मैंने झट से 10 यूनिट ज़्यादा खरीद लिया, ऐसा नहीं है। स्लोअर रेट होगा, 1 यूनिट ज़्यादा खरीदूंगा, 2 यूनिट ज़्यादा खरीदूंगा, ठीक है। तो एज इनकम राइजेज कंज्यूमर बाइज स्लाइटली मोर ऑफ नेसेसरी गुड्स। एग्जाम्पल राइस, वीट, मिल्क, सॉल्ट। जैसे मैं बात करूँ, अगर मेरी इनकम राइज होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे घर में दाल चावल जो हो वो पड़ा रहे, मतलब कि अच्छा खासा हो, मोर देन सफिशिएंट तो हो ही। बट ऐसा तो कोशिश नहीं करूँगा ना कि मैं पूरे गांव भर का पूरा दाल चावल लेकर भर लूँगा अपने घर में, ऐसा तो कोशिश नहीं करूँगा। तो स्लाइटली मोर खरीदूंगा नेसेसरी गुड्स का, ठीक है। एंजल कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बट लेस स्टीप, ठीक है। अपवर्ड स्लोप तो है लेकिन थोड़ा, मतलब बताया मैंने अभी आपको, स्लोअर रेट से, ठीक है। रीजन, इफ इनकम इंक्रीजेज अलॉट कंजम्पशन ऑफ नेसेसिटीज कैन नॉट बी ऑन द लिमिट। मतलब ये जो नेसेसरी गुड्स होते हैं ये एक लिमिट के ऊपर नहीं खरीदे जा सकते। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, आप चाहे कितना भी इनकम कर लो, आप क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है। मतलब आप जहाँ 210 रुपये का आटा ले रहे हो, आप जाके 21 लाख का आटा ले सकते हो, बट एक लिमिट तक। उसकी क्वांटिटी वही होगी, क्वालिटी अलग बात है, क्वांटिटी वही होने वाली है, ठीक है। लग्जरी गुड्स की बात करें, लग्जरी गुड्स आर दोज गुड्स होज कंजम्पशन इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनली विद इनकम।
कहने का मतलब है भाई लग्जरी गुड्स के ऊपर लोग बहुत खर्चा करते हैं, ठीक है, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कार हो, ब्रांडेड क्लॉथ्स हो, इनके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। इवन इनकम से ज़्यादा खर्चा करते हैं इनके ऊपर। आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, लेकिन आपने 40 लाख रुपए की कार क्यों कैसे ले रखी है? तो वही लग्जरी गुड्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाता है। एज इनकम इंक्रीजेज डिमांड राइजेज रैपिडली सॉरी, मतलब अगर मेरी इनकम कल को इंक्रीज होती है तो मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लग्जरी गुड्स के केसेस में, ठीक है। एंजल कर्व अपवर्ड होती है, ठीक है, एंजल कर्व अपवर्ड होगी इसके केस में। एंजल कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, दीज आर दोज गुड्स हुज कंजम्पशन डिक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज। तो ये वो होते हैं जो इनकम इंक्रीज होती है तो इसकी डिमांड घट जाती है, मतलब कंजम्पशन घट जाती है। इनकम राइजेज, कंज्यूमर शिफ्ट टू बेटर सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मैं ज़्यादा अच्छे सब्सटीट्यूट्स की तरफ भागूंगा यार। अगर मेरे पास कल को किसी मान लो पाकिस्तानी कंपनी की कार है, ठीक है, पाकिस्तान की कंपनी ब्रांड की कार है मेरे पास, मान लेते हैं, ठीक है, जो घटिया से घटिया हो गई, बट मेरी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो मैं उसे छोड़ दूंगा ना। वो वैसे ही गुड्स को इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, जिनको हम छोड़ देते हैं इनकम बढ़ने की वजह से। तो ये होगी बैकवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सो द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज फॉर नॉर्मल गुड्स। मैंने आपको दोनों ही बताया है, सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों ही बता चुका हूँ मैं आपको। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन ऑन गिवन हिज income and prices of goods at this point the budget line is tangent to indifference curve। यार हमसे क्या बोला, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमसे ये बोला गया है कि जो भी नॉर्मल गुड्स होते हैं ना, उनका जब प्राइस कम होता है, ठीक है, जो भी नॉर्मल गुड्स होते हैं उनका प्राइस जो जब कम होता है तो उसकी वजह से जो भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है ना, पहली बात तो उसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले ही टैब में स्टार्टिंग में ही, और एक होता है इनकम इफेक्ट। तो आप दोनों ही आराम से रीड कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो यार, आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे, और बिजनेस इकोनॉमी का क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही आएगा, ठीक है। हर साल आता है, इस साल भी आएगा, मतलब हर साल का मतलब अब पिछली बार जो भी आया था वो फिर से आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसके कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखो ताकि आप और अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, ठीक है। डज एन रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट एंड वाई सॉरी, रैशनल का मतलब है यहाँ पर समझदार प्रोड्यूसर जो होंगे। प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी इनपुट को, किसी भी रॉ मटेरियल को जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं, तो वही प्रोडक्शन कहलाता है। व्हेन अ प्रोड्यूसर इंक्रीजेज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कीप द अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, प्रोडक्शन पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। होता क्या है कि जब प्रोड्यूसर एक ही फैक्टर को, प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेबर होता है, ठीक है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, तो अगर प्रोडक्शन के एक ही फैक्टर को चेंज कर दिया जाए, मतलब इंक्रीज कर दिया जाए, और बाकी सबको कांस्टेंट रखा जाए, मतलब फिक्स्ड रखा जाए, तो प्रोडक्शन जो है वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। दीज स्टेजेस एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, बोथ एवरेज प्रोडक्ट and marginal product rise. These happens because fixed factors are not fully used and better coordination between factors takes place. For example, if one worker is added in a small factory, production increases slowly, but when more workers are added, machines are used properly, output rises faster. This stage is not suitable for production because resources are underutilized. पहले स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी इंक्रीज होता है ना, मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी आउटपुट होता है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो एक लेबर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, लेबर को इंक्रीज किया, मशीनरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो पाएंगी, मशीनरी को अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, तो आउटपुट भी अच्छा निकलता है। स्टेज 2 में बात करते हैं, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसमें रिटर्न्स तो निकलता है, ठीक है, रिटर्न आएगा, मतलब कि यहाँ पे आउटपुट तो निकलेगा बट डिमिनिशिंग रेट से निकलेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर 2 यूनिट से 12 यूनिट हुआ, ठीक है, 2 यूनिट पहले बना रहे थे, लेबर ऐड करने के बाद 12 यूनिट हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरे महीने नेक्स्ट मंथ
हमने 50 यूनिट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन पहले महीने में जितना इंक्रीज़ हुआ दूसरे महीने में उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो इंक्रीज़ हुआ इंक्रीजिंग रेट से। दूसरी बात करते हैं, मैं आपको यहीं पे सीधी सीधी समझा देता हूँ। मान लेते हैं अदर फैक्टर्स की, मान लेते हैं वो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। एक मैं मान लेता हूँ लेबर, ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं लेबर। ये टोटल प्रोडक्शन, ये है मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब कह सकते हैं आउटपुट कितना निकल रहा है यहाँ पर। तो इसे हम लोग फिक्स्ड रखते हैं, 1 1 1 1 1, इसे हम लोग फिक्स्ड रख देते हैं। ये अदर फैक्टर्स है। लेबर की बात की है क्वेश्चन में, आंसर में, तो मैं यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे पास 6, मतलब पहले मैंने 1 लेबर का यूज़ किया, फिर मैंने 1 लेबर बढ़ाया, 2 का यूज़ किया, फिर मैंने बढ़ाया 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ठीक है, फिर 7 का। तो टोटल आउटपुट जो हुआ, पहले 10 हो रहा था, ठीक है, फिर अचानक से जो टोटल आउटपुट हुआ 15 हुआ। 2 लेबर पे 15 आउटपुट हुआ, 3 लेबर पे हुआ हमारा 25 आउटपुट, ठीक है। 4 लेबर पे हुआ 32 आउटपुट, 32 आउटपुट, ठीक है। 5 लेबर पे जो हमारा आउटपुट होता है वो हुआ 34, ठीक है, और फिर 34, और फिर लास्ट में आके 7 लेबर पे जो हमारा आउटपुट हुआ वो काफ़ी कम हो गया, मतलब 23 हो गया, ठीक है। ऐसा समझ लेते हैं। तो अब समझो ध्यान से, पहले पे 1 लेबर पे 10 आउटपुट क्रिएट कर पा रहे थे, 10 यूनिट आउटपुट था। 2 मैंने बढ़ाया तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज़ हो गया, 5 इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। 3 लेबर पे 25 आउटपुट निकला, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 10 इंक्रीज़ हुआ। तो आप देख सकते हो कि 10 से 25 तक इंक्रीज़ तो हुआ है इंक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट के साथ मतलब पहले 5 इंक्रीज़ हुआ, फिर 10 इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब चौथे स्टेज पे देख लो, 4 लेबर पे 32 आउटपुट निकला है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अब कितना इंक्रीज़ हुआ, 7 इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ तो हुआ लेकिन 7 से, मतलब इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। इंक्रीज़ हुआ पर कम रेट से हुआ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 32 से 34 इंक्रीज़ तो हुआ 5 लेबर पे, बट सिर्फ 2 यूनिट से, तो इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल इंक्रीज ही नहीं हुआ, 6 पे 0 हो गया, और 7 लेबर लगाने पे 23 हो गया। कहने का मतलब ये वाला स्टेज नेगेटिव रिटर्न, यहाँ पे क्या मिला हमको, नेगेटिव रिटर्न मिला। तो 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरा डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, तीसरा रिटर्न मतलब नेगेटिव रिटर्न, ठीक है, वही चीज़ थी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये क्या होते हैं। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ठीक है। लॉन्ग रन बेसिकली एक पीरियड है, काफ़ी लंबा समय, जिसमें फैक्टर्स, जितने भी प्रोडक्शंस के फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप लंबा समय लोगे, मान लो 10 साल, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि 10 साल बाद मेरे को मिली तो हो सकता है मेरे जितने प्रोडक्शन के फैक्टर्स हो वो 10 साल में तो चेंज हो ही जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल कहा गया है। अ फर्म कैन चेंज इट्स प्लांट साइज एंड प्रोडक्शन स्केल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुछ भी चेंज कर सकता है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व shows the minimum cost per unit of output for different levels of production when the firm chooses the best possible plant. It is also known as the planning curve. तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को प्लानिंग कर्व के भी नाम से जानते हैं। ये हमें दर्शाता है मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट का, जो भी हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको पर यूनिट बनाने में मिनिमम कॉस्ट कितना आ रहा है, इस पे दिखाता है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। कहने का मतलब हम कौन सा प्लांट, ठीक है, कौन सा प्लांट या फिर कौन सा फैक्टर ऐसा बेस्ट चूज़ कर रहे हैं जिस पे हमारा जो कॉस्ट आए, हमारा जो आउटपुट क्रिएट करने का पर यूनिट कॉस्ट आए वो काफ़ी कम आए, तो वो हमारा बताता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। फिर से समझ लेते हैं। द LAC कर्व इज यू शेप्ड इन द बिगिनिंग, the curve shapes downward due to economies of scale such as specialization, bulk buying and better use of technology। तो ये U shaped का होता है कर्व, क्यों, क्योंकि पहले ये डाउनवर्ड जाता है, देखो पहले डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से स्पेशलाइजेशन, बल्क बाइंग एंड बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
फॉर एग्जाम्पल, when a company increases production, the cost per unit falls because machines and workers are used more efficiently. After a certain level of output, the LAC curve slope upward due to diseconomies of scale such as poor management, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, वेस्टेज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे आप साइज अपना बड़ा करते जाओगे, लार्जर अपनी कंपनी को करते जाओगे, वैसे वैसे आपका पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो वही बताया है यू शिफ्ट, पहले में कम होता जाएगा। ठीक है, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होता जाएगा, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, धीरे धीरे लॉन्ग रन में क्या होगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, क्योंकि पुअर मैनेजमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, वेस्टेज होता है, तो जाहिर सी बात है फिर आगे चल के जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, फिर से देखते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है। सोज द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये हमें चेंज देखने को मिलता है टोटल कॉस्ट में जब हम एक यूनिट एडिशनल बनाते हैं। एडिशनल यूनिट का मतलब है सिर्फ एक सेकंड। देखो, हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है। सोच द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जब हम वन एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो वो टोटल कॉस्ट पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमें दिखाता है कौन, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि मान लेते हैं हमारा टोटल कॉस्ट जो आता है क्रैक्स बनाने का या टकाटक बनाने का, टोटल कॉस्ट जो है मैं जितना भी प्रोडक्शन करता हूँ वो टोटल कॉस्ट आता है टोटल मिला के 10 लाख रुपए। ठीक है, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस एडिशनल यूनिट को लॉन्ग रन में प्रोड्यूस करने से, मतलब 5 साल तक प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें बताता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, लाइक LAC, द LMC कर्व फर्स्ट फॉल्स देन राइजेस। ठीक है, सेम LMC की तरह, मतलब कि सेम इसकी तरह लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की तरह ये पहले फॉल होता है। ठीक है, फिर बाद में राइज करने लगता है, बाद में बढ़ने लगता है। द LMC कर्व कट्स द LAC कर्व एट इट मिनिमम पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो LMC कर्व है, मतलब जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये LAC को, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। When LMC is below LAC, the average cost falls. When LMC is above LAC, average cost rise. एक बार मैं सब चीज़ क्लियर करके फिर से अच्छे से बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि जब LMC LAC नीचे होता है, मतलब LMC जो होता है वो LAC के नीचे होता है, ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट गिर जाता है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। लेकिन जब LMC LAC के ऊपर होता है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है। समझ में आया? दस LAC LMC कर्व्स टुगेदर हेल्प अ फर्म डिसाइड द मोस्ट एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। तो बेसिकली ये दोनों होते क्या है, ये दोनों होते हैं कि ये कर्व्स हमें बताते हैं, ये कर्व्स फर्म को बताते हैं, हेल्प करते हैं एक साथ डिसाइड करने में कि सबसे मोस्ट एफिशिएंट लेवल क्या है प्रोडक्शन का, कितना हम प्रोड्यूस करें, किस लेवल तक का प्रोडक्शन हम करें लॉन्ग रन में जो हमें मिनिमम कॉस्ट लगे और एफिशिएंसी मैक्सिमम आए, आउटपुट निकल कर मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। ठीक है, आइसोक्वांट क्या होता है उसे हमें यहाँ पर समझाना है। एन आइसोक्वांट इज अ कर्व विच शोज ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर एंड कैपिटल that produce the same level of output. It is similar to an indifference curve in consumption theory. An isoquant slopes downward from left to right because if a producer uses more labor, he must use less capital to keep the output unchanged. देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये एक ऐसा कर्व है जो हमें दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो फैक्टर्स में। ठीक है, मतलब दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, लेबर प्लस कैपिटल। ठीक है, लेबर प्लस कैपिटल को लेते हैं फैक्टर्स, ये दोनों हो गए फैक्टर्स। ठीक है, तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता है अगर हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए। छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, मान लेते हैं कि अगर हमने दो लेबर, ठीक है, दो लेबर लगाए और इधर मान लेते हैं हम यूनिट में मान लेते हैं, इसमें 1 यूनिट कैपिटल लगाया। ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैंने 3 लेबर लगाए प्लस फिर मैंने क्या कहते हैं
यहाँ पर मान लो कुछ भी 0.5 कैपिटल लगा है, 0.5 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा है, तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। लेकिन दोनों में जो आउटपुट होगा वो सेम होगा, इसमें भी आउटपुट निकल कर सेम आ रहा है, इसमें भी आउटपुट निकल कर सेम आ रहा है। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है कौन, आइसोक्वांट, जो हम कॉम्बिनेशन किससे बनाते हैं, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आप कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके का बनाओ लेकिन जो आउटपुट आना चाहिए वो अनचेंज्ड आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए, ठीक है। आइसोक्वांट आर ऑल्सो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से ये ऑल्सो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वही चीज़ MRS, वही चीज़ सेम उसी की वजह से ये भी कॉन्वेक्स होता है ऑरिजिन से, ठीक है। विच मीन्स फैक्टर्स कैन नॉट परफेक्टली रिप्लेस ईच अदर, ठीक है। फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे को परफेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते, पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते भाई। लेबर जो है वो लेबर जो है वो मशीनरी, ठीक है, या कैपिटल की जगह नहीं ले सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता, और ना वो उसे कर सकता है, ठीक है। अ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन where a producer get minimum cost for given level of output और the maximum output for a given cost। तो देखो हमने आइसोक्वांट को समझ लिया क्या होता है, लेकिन और आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन विद डायग्राम्स, एक सेकेंड, एक्सप्लेन विद डायग्राम्स द डिफरेंट फीचर्स ऑफ आइसोक्वांट, ठीक है। देखो डायग्राम वाला आइसोक्वांट डायग्राम ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, डायग्राम वाला जो भी है, क्योंकि आप वहाँ पे देखना जल्दी से, पेपर से पहले जस्ट एक देख के जाना, वहाँ पे डायग्राम जरूर बना के आना। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फॉर हाउ अ प्रोड्यूसर मिनिमाइजेज हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। दूसरा है हाउ अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज आउटपुट टू कॉस्ट कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर दिया हुआ है। अ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम is the situation where producer gets minimum cost for a given level of output और maximum output for a given cost। कहने का मतलब है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो होता है कि जब प्रोड्यूसर मिनिमम कॉस्ट पे कम से कम कॉस्ट पे एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बना रहा हो, ठीक है। मतलब एक मान लो 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट को बनाने में उसको जब कम से कम कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, तो उस केस में प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है, या मिनिमम आउटपुट पे, सॉरी मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर रहा हो गिवन कॉस्ट पे, ठीक है। मैंने इसे बोला 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये मान लो इसका गिवन कॉस्ट है। अब इस 10 रुपये में ये मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहा है, तब भी ये क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। इन बोथ केसेस इक्विलिब्रियम occurs at a point where the isoquant was tangent to the isocost line. At this point, the slope of isoquant becomes equal to the slope of isocost line, ठीक है। तो बेसिकली ये दो इक्विलिब्रियम होता है, ये उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे आइसोकॉन्ट जो होता है वो टेंजेंट होता है आइसोकॉस्ट लाइन से, ठीक है। दिस शोज द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ये हमें दर्शाता है कि हम किस तरीके से सबसे एफिशिएंट यूज़ करवा सकते हैं लेबर और कैपिटल्स का, ताकि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट हो, ठीक है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ आंसर्स जो हैं यहाँ पर छूट रखे हैं का मतलब है स्मॉल है, मतलब शॉर्ट है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। वो पूरी तरीके से क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि अगर उतने बड़े बड़े आंसर्स यहाँ पर मैं PDF में लिखता तो मतलब आगे PDF जो है काफ़ी लंबा हो जाता, ठीक है, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती। अंडर मार्जिनल प्रिंसिपल्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट समझ चुके हैं हम क्या होता है। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ऑल्सो स्टेट ऑफ व्हेन अ फर्म ऑकर्स एट शट डाउन पॉइंट, ठीक है, मतलब कब शट डाउन पॉइंट पे पहुंच जाता है, मतलब फर्म हमारा कब शट डाउन पॉइंट पे चला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इज द इक्विलिब्रियम अटेंड इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। तो दोनों का आंसर देखते हैं हम। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है, विच मीन्स इट एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस, मतलब कि यहाँ पर फर्म प्राइस सेट नहीं करता है,
मार्केट में जितना प्राइस हो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, उसी हिसाब से अपना सामान बेचता है। जैसा हम देख चुके हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों इक्वल हो। कहने का मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट बनाने में मेरे को जो एडिशनल कॉस्ट आ रहा है ना वही मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इस रेवेन्यू को मतलब एक एडिशनल यूनिट को बेचने से, एक एडिशनल यूनिट क्रिएट करने से, प्रोड्यूस करने से मेरी कितनी एडिशनली रेवेन्यू हो रही है वो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू होती है। तो एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब जाता है जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। शॉर्ट रन की अगर मैं बात करूँ तो इन अ शॉर्ट रन अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। एक शॉर्ट रन की बात करते हैं तो फर्म हो सकता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा ले, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए उसे, या फिर वो लॉस झेल ले। तो फर्म विल प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर MR और MC बराबर हो। मतलब फर्म ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहाँ पर MR और MC उसका बराबर आना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड प्राइस इज इक्वल टू ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इफ द प्राइस इज बिलो ABC द फर्म कैन नॉट इवन कवर द वेरिएबल कॉस्ट, विल स्टॉप प्रोडक्शन। ये सारी ABC जो टर्म्स हो गए, ठीक है, कई सारी ऐसे टर्म्स हैं, कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स और आंसर्स हैं जो आपको रट्टा मारना ही पड़ेंगे, ठीक है। इतने दिनों में आप समझ नहीं सकते, जितना भी आपके पेपर का दिन बचा उतने दिनों में आप डिटेल में जा नहीं सकते, ठीक है। द शट डाउन पॉइंट अकर्स व्हेन प्राइस इज इक्वल टू ABC। मतलब जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो उस समय पे शट डाउन पॉइंट आ जाता है। बट बिलो दिस पॉइंट द फर्म शट डाउन प्रोडक्शन टू मिनिमाइज लॉसेस, ठीक है। और इस पॉइंट से नीचे जाने के बाद, शट डाउन पॉइंट से नीचे जाने के बाद जो फर्म होती है वो अपनी प्रोडक्शन रोक देती है लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। अब वो लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो इस चीज़ को रोक देती है प्रोडक्शन को। लॉन्ग रन की बात करें, इन द लॉन्ग रन फर्म कैन एंटर और लीव द इंडस्ट्री ड्यू टू एंट्री फ्री एंड एग्जिट फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑल फर्म्स ऑन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग रन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, क्योंकि यहाँ पर हमसे बात की गई थी परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की, ठीक है। तो फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। तो लॉन्ग रन में कोई भी फर्म छोड़ सकती है, कोई भी फर्म आ सकती है, तो सारे फर्म जो होंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाने वाले हैं। द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम वेयर प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो याद रखना, लॉन्ग रन में प्राइस MR MC और AC ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एट दिस पॉइंट देर इज़ नो इंसेंटिव फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर और एग्जिस्टिंग फर्म टू लीव द मार्केट। इस पॉइंट पे ना ही नई फर्म आ सकती है कंपनी में, मतलब मार्केट में, ना ही कोई एग्जिस्टिंग फर्म वापस छोड़कर जा सकती है। तो लॉन्ग रन में ये इफेक्ट है और शॉर्ट रन में ये इफेक्ट है। देखो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ऊपर आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो नीचे आपको सब समझ में आ जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक वेजिटेबल सेलर है, ठीक है, टोमेटो फार्मर है, किसान है बेसिकली, गोज टू द मंडी। अब मंडी जा रहा है ये अपना टमाटर बेचने के लिए, क्योंकि किसान है। द मार्केट प्राइस ऑफ द टोमेटो इज फिक्स्ड एट 20, ठीक है, 20 रुपये पर केजी टमाटर का प्राइस जो है वो फिक्स्ड है, मार्केट प्राइस, ठीक है। द फार्मर कैन नॉट चेंज इस प्राइस, वो फार्मर जो है वो इस प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। तो शॉर्ट रन की अगर मैं बात करूँ, मतलब अभी आजकल की बात करूँ, मतलब कम समय की बात करूँ, तो हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी हाई और लो, ठीक है। तो मतलब टमाटर उगाने का जो प्राइस है, टमाटर उगाने का जो कॉस्ट है वो हो सकता है हाई हो या हो सकता है इससे लो हो, ठीक है। इफ़ द मार्केट प्राइस इज मोर देन द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, अगर मार्केट प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो फार्मर तभी भी सेलिंग मतलब कंटिन्यू करेगा, टमाटर बेचना ही कंटिन्यू करेगा। क्यों? इवन इफ प्रॉफिट इज लो बिकॉज ही कैन एटलीस्ट कवर द डेली एक्सपेंसेस लाइक लेबर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट से भले ही वो ज़्यादा हो, ठीक है, मार्केट प्राइस भले ही वेरिएबल कॉस्ट से, एक सेकेंड, मार्केट प्राइस भले ही वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हो, लेकिन तभी भी जो फार्मर है वो टमाटो ही बेचेगा। क्यों? क्योंकि भाई कम से कम वो ट्रांसपोर्ट और जो भी लेबर के खर्चे हैं वो तो निकाल ले रहा है ना, वो निकाल ले रहा है कम से कम। इफ़ द प्राइस फॉल्स, ठीक है, अगर प्राइस इतने ही गिर चुके हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट, लेबर और इन सब के भी खर्चे नहीं निकाल पा रहा, तो फिर वो टोमेटो बेचना छोड़ देगा, ठीक है। एक और चीज़, हाँ, लॉन्ग रन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्लाइड आगे आ गई थी। लॉन्ग रन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। इन द लॉन्ग रन
मैनी न्यू फार्मर्स स्टार्ट ग्रोइंग टोमेटोज आफ्टर सीइंग गुड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब लॉन्ग रन में क्या होगा, कई सारे मतलब टमाटर से सेलर्स जो होंगे, कई सारे न्यू फार्मर्स होंगे, वो टोमेटो उगाना स्टार्ट करेंगे देखकर कि हाँ भाई गुड प्रॉफिट हो रहा है। ड्यू टू मोर सप्लाई द प्राइस ऑफ टोमेटोज फॉल्स, सम फार्मर्स लीव फार्मिंग इफ प्रॉफिट्स आर लो। ठीक है, अब क्या होगा कि सप्लाई के ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा लोग टमाटर उगा रहे हैं तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। मतलब मार्केट में प्राइस क्या होंगे, कम हो जाएंगे ज़्यादा टमाटर की वजह से। और मैंने बताया था जिसकी ज़्यादा जो ज़्यादा मिलता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो सम फार्मर्स लीव फार्मिंग, अब वैल्यू कम होगी, प्राइस कम मिल रहा है मार्केट से, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम होगा, तो यहाँ पर कुछ फार्मर जो होंगे वो छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरे का आंसर। डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है। इन मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, हाई एंट्री बैरियर्स। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में सिर्फ एक सेलर होता है। ठीक है, और किसी भी तरीके का कोई सब्सटीट्यूट्स नहीं होता, और एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, द मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। तो जो वो वन सेलर होता है उसे मोनोपोलिस्ट कहते हैं उस समय पे, और उसी के ऊपर सारा प्राइस का कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे आप रेलवे को देख सकते हो, रेलवे के मार्केट में, रेलवे की फील्ड में सिर्फ एक इंडियन गवर्नमेंट ही है जो वहाँ पर उस अपने सर्विसेज दे रहे हो। कोई आप प्राइवेट जाकर रेलवे खड़ा नहीं कर सकते पटरी बना के। ठीक है, तो वहाँ पर हाई बैरियर भी है। ठीक है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूशन नहीं है आपका, तो वहाँ पर वो एक ही सेलर है, वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकता है। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर आर मैनी सेलर्स, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड एंट्री एंड एग्जिट आर फ्री। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, कई सारे सेलर्स होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होंगे, मतलब उनके प्रोडक्ट्स जो है एक दूसरे से अलग होंगे। एंट्री और एग्जिट फ्री होगा, कोई भी मार्केट में आके बिजनेस कर सकता है, कोई भी मार्केट में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, कोई भी जा सकता है। ईच फर्म हैज़ लिमिटेड प्राइस कंट्रोल ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब अलग अलग जो भी फर्म होगी, ठीक है, जो भी सेलर या फर्म होंगे, उनको अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखते हो। मतलब उनको क्या करना है, प्रोडक्ट को डिफरेंट करना है, दूसरे के प्रोडक्ट को मतलब दूसरे के प्रोडक्ट से अच्छा दिखाना है। तो उसके लिए प्राइस पे उनका लिमिटेड ही कंट्रोल होगा। ज़्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका कंपटीशन हट जाओ, मतलब मार्केट कंपटीशन से हट जाएंगे। शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन में क्या होगा, इन शॉर्ट रन द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज, द फर्म रीचेज इक्विलिब्रियम वेयर। शॉर्ट रन में देखो, मैं उस क्वेश्चन में भी पढ़े थे कि एमआर और एमसी जहाँ पे बराबर होगा तो वो इक्विलिब्रियम में जाएगा फर्म। ठीक है, सिंस प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड द फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, द प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, शॉर्ट रन में कुछ ऐसे इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। लॉन्ग रन की बात करते हैं, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, समझ जाओगे। लॉन्ग रन की बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इन द लॉन्ग रन ड्यू टू फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिसअपियर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि कई सारे फर्म्स आ सकते हैं। फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम वेयर एम आर और एम सी बिल्कुल बराबर हैं, बट प्राइस और एवरेज कॉस्ट ये भी बराबर है। However, firms do not produce at minimum average cost leading to excess capacity। नहीं आया समझ में, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल देख के सब समझ जाएंगे। ठीक है, अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोबाइल फोन ब्रांड्स like Samsung, Vivo, Oppo, Realme. In short run, brands like Samsung may earn higher profit due to new features or store brand image। अब शॉर्ट रन की बात करते हैं कि कुछ समय के लिए मान लो सैमसंग जो है वो अपने फ़ोन पे किसी तरीके का न्यू फीचर्स लाता है। ठीक है, किसी तरीके के न्यू फीचर्स को लाता है, तो क्या होगा उस समय पे, शॉर्ट रन के लिए, कुछ समय के लिए वो ज़्यादा पैसा अर्न कर लेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लेगा शॉर्ट रन में। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है। लॉन्ग रन में क्या होगा, अदर ब्रांड्स इंट्रोड्यूस सिमिलर फीचर्स ड्यू टू मोर चॉइसेस, कंपटीशन इंक्रीजेज एंड प्रॉफिट फॉल्स। ठीक है, फाइनली ऑल ब्रांड्स कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बहुत समझाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा तो एक बार आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, देखो मान लेते हैं सैमसंग जो है वो एक फीचर्स लाता है कि उसके कैमरे से आप चांद को देख सकते हो।
ठीक है। सैमसंग ये फीचर लाया कि उसके कैमरे से आप चांद को जूम करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म में मतलब 2 महीनों के अंदर अंदर इसने बहुत ज़्यादा पैसा छापा, क्योंकि लोग इसे खरीदने लगे, बहुत ज़्यादा खरीदने लगे। ठीक है, अब होगा क्या कि 2 महीने बाद अदर ब्रांड देखेंगे यही चीज़ और इसी कुछ चीज़ को अपने साथ मतलब अपने ब्रांड्स में लाने की कोशिश करेंगे, सिमिलर फीचर लाने की कोशिश करेंगे। अब 3 महीने बाद क्या होगा, आपके पास मार्केट में सैमसंग भी वो फीचर दे रहा है। ठीक है, इन्फिनिक्स भी वो फीचर दे रहा है, आईफोन भी ये फीचर दे रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं रियलमी भी वो फीचर दे रहा है। तो आपके पास कई सारे ब्रांड्स हो गए जो सेम फीचर दे रहे हैं। उस समय पर प्रॉफिट तो कमाएंगे, बट वो भी नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का कोई तरीका नहीं है, बट यहाँ पे क्या कमा रहा था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था। समझ में आया? बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल देके मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यूजिंग मार्जिनल प्रिंसिपल्स अंडर मोनोपोली कंपटीशन मार्केट एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये शायद वही चीज़ है। ये देखो, ये पहला रिपीट हुआ है। ठीक है, मतलब पहले भी आया था और फिर से दोबारा PYQ हुई है तो रिपीट हुआ है। दूसरी बात करते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑल्सो स्टेट व्हेन अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल फॉर फर्म। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे बताई थी। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, प्राइस का मतलब होता है पैसा। ठीक है, मतलब भाव कह सकते हैं। ठीक है, तो जब आप प्राइस अपने हिसाब से चेंज कर मतलब भेदभाव करके जब आप प्राइस चार्ज करने लगते हो तो उसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर मान लेते हैं आपके गली में कोई अंकल है जो आपको 20 सालों से जानते हैं। ठीक है, और मैं आपकी गली में आऊँ अंकल के पास से कुछ सामान लेने के लिए 10 रुपये का। ठीक है, तो हो सकता है वो सामान मेरे को 10 रुपये में ही दे या मेरे को 15 रुपये में दे। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है, ठीक है, कि वो अंकल के पास वो सामान कितने का मिलता है। वो मुझे नया समझ के चूना लगाने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। लेकिन आप उनके पास जब जाओगे तो देखेंगे कि लड़का 20 सालों से मेरे जान पहचान में है, तो हो सकता है वो आपको 10 रुपये की जगह 8 रुपये में ही वो सामान देते हो। तो इसी को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग लोग से अलग अलग तरीके से प्राइस चार्ज करना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, बट यहाँ पर प्राइस अलग अलग मैं चार्ज करूँगा। इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस्ड बाय मोनोपोलिस्ट और फर्म्स विथ मार्केट पावर, जिनके पास मार्केट पावर होती है। या जो आपकी गली में वो अंकल ऐसा क्यों करेंगे कि वो जानते होंगे कि मैं आसपास के जगहों में मैं ही एक बढ़िया स्टोर हूँ और यहाँ इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ये कुछ डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। इन दिस डिग्री द सेलर चार्ज द मैक्सिमम प्राइस वेयर ईच कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। मतलब यहाँ पर जब सेलर देखता है कि भाई जो कंज्यूमर है ना वो खोल के खड़ा है हाथ अपना कि भाई मैं पैसे फेंकने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मतलब वो विलिंग है, वो चाह रहा है खरीदना, तो उस समय पर वो क्या करेगा, प्राइस ज़्यादा बताएगा। द फर्म कैप्चर्स द इंटायर कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, होता क्या है कि मान लो आप किसी हिल स्टेशन पे जाओगे, जब आप शिमला मनाली जाना कभी मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है ये बता रहा हूँ, और आप बिल्कुल अच्छे से जाओ, कपड़े वपड़े अच्छे पहनो, आपके हाथ में अच्छा फ़ोन हो, आपके बदन पे अच्छे ब्रांडेड कपड़े हो, जूते हो, उस समय पर वहाँ के जो हिल स्टेशन के जो सेलर्स होंगे वो आपको ज़्यादा प्राइस बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप विलिंगनेस के साथ आए हो, खरीदने आए हो। तो ये होती है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे एग्जांपल की बात करें, डॉक्टर चार्जिंग डिफरेंट फीस टू रिच एंड पुअर पेशेंट्स। ठीक है, जब अमीर जाते हैं तो डॉक्टर डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है और गरीब जाते हैं तो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, वही चीज़ सेम। द डिग्री इज प्रॉफिटेबल व्हेन द सेलर हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे। मतलब जब सेलर को कंप्लीट नॉलेज होती है कि कंज्यूमर जो है वो कितना पे करना चाहता है और कब पे करेगा, कैसे पे करेगा, तो उस समय पर प्रॉफिटेबल होती है ये चीज़। सेकेंड डिग्री की बात करें, प्राइजेस वेरी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी परचेज्ड और यूसेज, कंज्यूमर सेल्फ सिलेक्ट द प्राइस। कहने का मतलब है यहाँ पर क्वांटिटी की मतलब कितना आप क्वांटिटी खरीद रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं उन अंकल के पास से, आपकी गली वाले अंकल के पास से मान लो मैं ले गया दो बोतल ले गया 2 लीटर की कोको कोला। ठीक है, और मेरे साथ ही मेरा दोस्त आया था, तो मेरे को ये पड़े दोनों मिलाकर 200 रुपये में पड़े। ठीक है, यानी 100 रुपये का एक। लेकिन अगर मेरे साथ मेरा दोस्त जाएगा दूसरी बार और वो लेके आया 200 रुपये का, मतलब 200 बोतल्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बल्क के पे लेने की वजह से अंकल उसे डिस्काउंट दे देंगे, बल्क पे लेने की वजह से बल्क डिस्काउंट देंगे। तो ये डिपेंड होता है
क्वांटिटी परचेस्ड पे, ठीक है। मेरे से उन्होंने 100 रुपये एक बोतल का लिया, हो सकता है यहाँ पर उससे 80 रुपये ले एक बोतल का, क्यों? क्योंकि वो बल्क पे ले रहा है। होता है ना ऐसे कि भाई इतना ले रहे हैं, थोड़ा तो डिस्काउंट दो, वही चीज़ है यहाँ पर। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिफरेंट प्राइजेज आर चार्ज टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन एज, लोकेशन, इनकम, ठीक है। तो आपकी एज क्या है उस हिसाब से आपसे अलग पैसे लेंगे, आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आपके अलग पैसे लेंगे, इनकम क्या है उसके हिसाब से अलग। रेलवे टिकट चार्ज दैट लोअर प्राइजेस फॉर स्टूडेंट्स, जैसे रेलवे की टिकट ले लो, सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर होती हैं, ठीक है। द डिग्री इज प्रॉफिटेबल व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर्स अक्रॉस ग्रुप्स, ठीक है, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। The Carnot model is a foundational concept in economics that explains competition between two firms, duopolist। तो duopolist का मतलब एक मार्केट सिचुएशन जहाँ पर सिर्फ दो फॉर्म होती हैं, बड़े बड़े दो दिग्गज फॉर्म होती है जो कि मार्केट को डोमिनेट कर रही होती हैं, सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, और वो एक दूसरे से आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही, मतलब बिल्कुल दिखने में सेम, हर चीज़ सेम, बस अपने अपने ब्रांड की लोगो लगा के वो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। The core assumption of this model is that each firm decides its production quantity by assuming the other firm's output will remain fixed, ठीक है। तो मतलब इसका जो assumption है वो ये है कि हर एक फर्म, ठीक है, दोनों में से हर फर्म अपने प्रोडक्शन क्वांटिटी को इस चीज़ से डिसाइड करेगी कि, मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं मैं इस फर्म का मालिक हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी प्रोडक्शन जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड करूँगा? ये मानकर चलूँगा कि जो दूसरे वाले कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड है, ठीक है, ये 1000 यूनिट ही बनाने वाला है, ठीक है, ये 1000 यूनिट ही बनाने वाला है, उस हिसाब से ही मान कर चलूँगा कि मेरे को कितना यूनिट बनाना है। समझ में आया? द रिएक्शन कर्व इज इसेंशियल टूल that helps us graphically and mathematically find the stable outcome of his competitive interaction known as the Carnot equilibrium, ठीक है। तो रिएक्शन कर्व बेसिकली एक एसेंशियल टूल होता है जो हमें ग्राफिकली और मैथमेटिकली हेल्प करता है समझने में कि फाइनल और स्टेबल कॉम्पिटिटिव वो क्या है, मतलब इंटरेक्शन क्या है एक दूसरे से, ठीक है। ए और बी ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, डुओपोलिस्ट, मतलब एक डुओपोलिस्ट मार्केट में, ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो हमें हेल्प करता है कार्नट मॉडल, कार्नट इक्विलिब्रियम, कि इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, स्टेबल आउटकम क्या है। समझ में आया? पीक लोडिंग प्राइस क्या होती है? पीक लोडिंग प्राइस इज स्पेशलाइज्ड pricing strategy used by businesses, particularly those with fixed limited capacity, where demand fluctuates predictably over time, डेली, वीकली, सीजनली। देखो होता क्या है, पीक लोडिंग प्राइसिंग ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहाँ पर आपको पता होता है, आप इस तरीके से प्राइसिंग करते हो कि जहाँ पर आपको पता है कि प्राइस कब इंक्रीज़ होने वाली है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो, अगर आप ऋषिकेश जुलाई के महीने में जाओगे, जून के महीने में जाओगे, तो वहाँ पर आपको पीक सीज़न देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर प्राइसिंग जाहिर सी बात है इंक्रीज़ होती है, ठीक है। द क्लासिक एग्जाम्पल्स आर इलेक्ट्रिक जनरेशन, एयरप्लेन ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड होटल रूम्स। द फंडामेंटल आइडियाज is to charge different prices for the same product or service depending on whether it is consumed during a high demand peak, मतलब हाई डिमांड पीरियड और लो डिमांड पीरियड, मतलब डिमांड कैसा है। मैंने बताया ना, पीक सीजन में जाओगे तो हर जगह हिल स्टेशन पे प्राइसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे, लो सीजन में जाओगे ऑफ सीजन में तो प्राइसेस कम मिलेंगे, उसी को कहते हैं पीक लोड प्राइसिंग। रेंट कंट्रोल इन शॉर्ट रन एंड रेंट कंट्रोल इन लॉन्ग रन, ये हमें डिस्क्राइब करना है। रेंट कंट्रोल इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी that places a legal ceiling on amount of rent that landlords can charge for housing। रेंट कंट्रोल का मतलब होता है लीगल सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है एक तरीके से छत क्या बताता है हमें, लिमिट बताता है कि बेटा इससे ऊपर नहीं उड़ना है, ठीक है, इसको आपको लिमिट के अंदर रहना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी है जो आपको बताती है कि रेंट इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना फेयर रेंट आप चार्ज कर सकते हैं अपने हाउस को रेंट पे देने के लिए। वाइल ऑफन इम्प्लीमेंटेड विद अ गुड इंटेंशन of making housing more affordable for low income residents, its income affects very dramatically between short run and long run। तो कहने का मतलब है कि भाई ये हेल्प करता है लोगों की गुड इंटेंशन के साथ, जिनकी मतलब लो इनकम रेसिडेंट्स होते हैं उनको रहने में। अब लैंडलॉर्ड्स क्या करेंगे, ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, जाहिर सी बात है। शॉर्ट रन की बात करें, द सप्लाई ऑफ हाउसिंग, द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इज लार्जली फिक्स्ड बिकॉज बिल्डिंग न्यू यूनिट्स और कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग
वन टेक टाइम, ठीक है। व्हेन अ रेंट सीलिंग इज इम्पोज्ड बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम रेंट, इट इज़ इमीडिएटली क्रिएट्स अ शॉर्टेज बिकॉज मोर पीपल वांट टू रेंट एट अ लोअर प्राइस। अगर हमसे बोला गया है कि भाई अगर हम मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से, मार्केट इक्विलिब्रियम रेंट से जितना मतलब मार्केट में चल रहा है उससे अगर हम कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बिल्डिंग में आ जाएंगे रूम लेने के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे मेरी बिल्डिंग में रेंट पे रहने के लिए लोअर प्राइस पे, ठीक है। तो शॉर्टेज हो जाएगी बिल्डिंग्स की। द नंबर ऑफ अवेलेबल यूनिट्स हैज नॉट चेंज्ड मच। टेनेंट्स हु आर लकी इंश्योर टू सिक्योर अ रेंट कंट्रोल अपार्टमेंट बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है। हाउएवर द overall supply remains scarce and the black market और साइड पेमेंट्स में इमर्ज टू बाईपास द लीगल लिमिट। कहने का मतलब है यहाँ पे काला बाजारी स्टार्ट हो जाएगी और शॉर्टेज हो जाएगी यहाँ पे बिल्डिंग की यूनिट्स की। लोगों को बहुत ही कम, मतलब अब देखो लिमिटेड बिल्डिंग्स होंगे, लिमिटेड ही रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड ही आपके पास अवेलेबल होगा और लोग बहुत सारे होंगे लोअर प्राइस पे लेने के लिए। तो शॉर्ट रन में बेसिकली ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। काला बाजारी तक चीज़ें चली जाएंगी। इन लॉन्ग रन की बात करें द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेंट कंट्रोल बिकम मच मोर प्रोनाउंस्ड। लैंडलॉर्ड्स फेसिंग कैप्ड रिटर्न्स that may not ever maintenance cost lose the financial incentive to invest in or maintain their property leading to deterioration and decline in quality। कहने का मतलब ये है कि भाई लॉन्ग रन में क्या होगा, अब आपने क्या कर दिया है, एक प्राइस सील बना दिया है, ठीक है। मतलब प्राइस सीलिंग कर दिया है जिसकी वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम अगर नीचे आ गया है, मार्केट इक्विलिब्रियम रेंट से प्राइस आपने नीचे कर दिया है, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, अब लैंडलॉर्ड्स को मतलब क्या करेंगे, वो लोग लॉस फेस करने लगेंगे। उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं आएगा कि वो अपने बिल्डिंग्स की क्वालिटी को, बिल्डिंग्स को मेंटेन रख सके। लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट रन में तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे कि भाई मेरे को क्या चाहिए, रूम चाहिए, बहुत सारे रूम चाहिए, लोअर प्राइस पे रूम चाहिए, तो काला बाजारी स्टार्ट होने लगेगी। लॉन्ग रन की बात करें तो लैंडलॉर्ड्स को घाटा होने लगेगा। क्रूशियली द सप्लाई ऑफ हाउसिंग स्क्रीम्स बिकॉज प्रॉपर्टी ओनर्स कन्वर्ट अपार्टमेंट्स टू condominiums abundant and old buildings choose not to build new rental units in the control car। अब होगा क्या कि सप्लाई जो होगी, मतलब ऐसे जो हाउस होंगे जो रेंट पे देने के लिए पहले थे, बट अब क्या करेंगे लैंडलॉर्ड्स, उसकी जगह पर खुद ही रहने लग जाएंगे या फिर दूसरे यूज़ के लिए। भाई अब इतना पैसा आ ही नहीं रहा है, एक तो दूसरे रह रहे हैं, ऊपर इससे इतना पैसा आ ही नहीं रहा है कि मैं उसकी मेंटेनेंस कर सकूँ। तो इस समय पर अब इस PDF में काफ़ी कम क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो चीज़ आप पढ़ लेना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्यों, देखो जितने भी मैंने टर्म समझाए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं, उन्हीं को एग्जाम्पल में, मतलब उन्हीं को क्वेश्चंस में बना के पूछा गया है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको एक चीज़, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बिजनेस डिसीजंस में क्या रोल है, ये पूछा गया है। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यही चीज़ है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, वहाँ पर हमने सीख लिया था, ठीक है। अब एक आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद रीड करके भी समझ जाओगे। पिछले वाले 2-3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे, 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे ही उनको क्वेश्चन बनाया गया है, लैंग्वेज बस चेंज है, ठीक है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, वही चीज़ है जो मैंने वहाँ पे बताई थी। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन शॉर्ट रन वेयर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूजुअली कैपिटल और लैंड इज फिक्स्ड एंड द अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल। कहने का मतलब है एक जो है वो फिक्स्ड रहेगा और दूसरा वेरिएबल रहेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मैंने लैंड का एग्जांपल लिया था ना, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, मतलब ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। यहाँ पे मैं लेबर लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट। पहले स्टेज में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब आउटपुट इंक्रीज होगा एक्सेलरेटिंग रेट से, मतलब इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। यहाँ पर लेबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर टोटल आउटपुट कितना आया, टोटल आउटपुट आया, पहले आया 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, ठीक है। चौथे में जो हमारा आउटपुट आया वो आया 35 नहीं 40 मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आया अचानक से ही 45, फिर आया 42 और उसके बाद आता है 38, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करो, पहले लेबर के अकॉर्डिंग, पहले लेबर से आउटपुट आ रहा था 5, मैंने 1 लेबर बढ़ाया, 2 लेबर पे आउटपुट आ रहा है 10, ठीक है। तो कितने बढ़ गया आउटपुट, 5 आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। 3 लेबर पे आउटपुट आया 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आउटपुट बढ़ गया, फिर से 5 आउटपुट बढ़ गया।
4 लेबर पे आउटपुट आया 40, अचानक से ही यहाँ पर 25 आउटपुट बढ़ गया। तो देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो भी इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। पहले 5 फिर 10, अचानक से इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ये स्टेज 1 है, ठीक है। दूसरे की बात करें, अब यहाँ पर देखो अचानक से ही इंक्रीज़ तो हुआ, 40 से 45 तो हुआ, लेकिन 5 से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तीसरे की बात करें, एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंक्रीज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ में आया? तो बेसिकली आपका PDF पूरा ख़त्म हो चुका है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स था। तो बस यही मैं चाहूँगा कि आप इसे पूरा रीड करें, अच्छी तरीके से रीड करें। रीड जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और पहली बात तो आप इतना ही कंप्लीट कर लो, वही बहुत है। और अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट नहीं भी किया तो टेलीग्राम पे मैं कुछ सवाल भेजता रहूँगा, अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यहाँ तक आ चुके हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।